किसी का ब्रेकअप हो गया, लोग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. हाउ कैन पीपल गेट ओवर दीज ब्रेकअप्स? मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आर यू बोर्न ऑन दिस प्लैनेट टू फेल इनटू सम आशिकीज़? हाँ, अगर ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता तो आप ही होते इकलौते जो ये जो टीचर्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ थेरेपिस्ट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, राइट? आई डोंट नो, दे कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल. मेरे शादी के टाइम पे स्पेशली मेरे मम्मी पापा थे उस टाइम पे, दे वर नॉट एट ऑल अ गुड एग्जांपल. They were fighting a lot. मतलब all through my childhood I've seen severe fights of them. चीजें होती है ना, एक कहते हैं एक्शन, हाँ. एक होता है जो मिल रहा है आपको, है ना. तो जो अभी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो अभी कर रहे हो तो अभी बीज बो रहे हो, इसका फल तो आपको आगे मिलेंगे, है ना. और अभी आपको फल मिल रहे हैं वो तो पिछले वाले बीज बोए थे जो उनके मिल रहे हैं ना. है ना कि मेरी चॉइस नहीं थी पर शादी. हाँ, तुम्हारे सिर पे बंदूक रख के शादी की थी ना. तुम्हारा माँ बाप ने यहाँ पे कनपट्टी बंदूक रखी थी तुम्हारे, फिर तुम्हारी शादी कर दी जबरदस्ती, या तुम्हारे को उठा के ले गया था कोई. नॉर्मल केसेस में तो ऐसे नहीं हो रहा. देखिए, हमारा जो शादी है उसके जो 7 फेरे थे वो तो पंडित जी ने करा दिए. ऑलरेडी पेरेंट्स फिक्स कर लेते हैं. वो पंडित क्या बोलने वाला है ये भी नहीं पता होता है कई बार कपल्स को. और जो बोल रहे हो तो समझ भी नहीं आता है. एंड पेरेंट्स आर लाइक वो कर रहा है, वो शादी करा रहा है, हमारा ट्रेडिशन है, चुपचाप बैठो करो. कई बार ये पेरेंट्स की तरफ से भी होता है. अगर आप कहीं बाहर मार्केट भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो आस्क योरसेल्फ, व्हाट्स माय पर्पस ऑफ गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स? द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग पर्पस टू ईच एंड एवरी वर्क यू डू, योर लाइफ विल स्टार्ट बीइंग पर्पसफुल. वाओ. आई फील बिहाइंड इन लाइफ. क्योंकि आप किसी को अपने आगे रख के बैठे हुए हो ना, तभी तो आप बिहाइंड फील कर पा रहे हो. मतलब आई हैड अ बॉयफ्रेंड इन स्कूल एंड 12th क्लास में, एंड वी वर टुगेदर फ्रॉम लाइक 5th क्लास से. और हमें लगता था कि हम वी आर मेड फॉर ईच अदर. और हमें लगता था हम तो एकदम शादी होगी हमारी. जिसका दिल टूटेगा वो जगजीत सिंह सुनेगा. ये मतलब रिचुअल थी उस टाइम के ऊपर. तो सुने हमने 2-3 दिन सुने, बड़े टसुए बहाए, बड़े रोए पिटे. उसके बाद जो भी यू नो लाइफ हैज टू बी the way life is. मेरे हस्बैंड जानते हैं उसको. हम मिलते हैं कई बार, हमारे फंक्शंस में आते हैं वो. मतलब they know, he know कि हाँ ये है वो. अच्छा, that's great. आज लोगों के पास जॉब्स है, मनी है, सोशल मीडिया वैलिडेशन है, बट अगर आप इंटरनली एंशियस, इमोशनली एग्जॉस्टेड, लोनली एंड डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो दिस एपिसोड इज फॉर यू. हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स, मैनिफेस्टेशंस, मनी ब्लॉकेजेस, इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में. एंड फॉर दैट वी हैव समवन हु हैज वर्कड डीपली इन द स्पेस ऑफ gratitude, ontology, manifestation and inner transformation. So please welcome Ashmin Kaur Munjal. Welcome to Beyond the Screen with me, Shivi J. कैसे हैं आप आशमीन जी? I'm very good. Thank you for having me here. Thank you for your time. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो सीक्रेटली जेनजी या मिलेनियल्स फील करते हैं, एंड आपको बताना है क्यों. आई फील बिहाइंड इन लाइफ. क्योंकि आप किसी को अपने आगे रख के बैठे हुए हो ना, तभी तो आप बिहाइंड फील कर पा रहे हो. There is no one in front of you, there is no one in back of you. You are the only and only person you need to be with. जब आप अपने आप के साथ हो जाओगे ना कोई बिहाइंड है, ना कोई पीछे है, ना आगे है. Everyone else is doing better. फिर again you are comparing. Why you're not saying कि whatever I'm doing my best. When you say better, then you're comparing. Again there's someone else. तो आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना बेटर के अंदर. यू आर, जो आप बेस्ट कर सकते थे आप वही बेस्ट करो. देन यू आर एट योर ओन. आई डोंट नो माई पर्पस. भटके इतने ज्यादा पड़े हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर सो पर्पसलेस एंड इट्स ऑक्यूपाइंग यू. इवन इन दिस मोमेंट यू आर वाचिंग अ मूवी. आस्क योरसेल्फ, व्हाट्स माय पर्पस ऑफ वाचिंग दिस मूवी? अगर आप कहीं बाहर मार्केट भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो आस्क योरसेल्फ, व्हाट्स माय पर्पस ऑफ गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स? द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग पर्पस टू ईच एंड एवरी वर्क यू डू, योर लाइफ विल स्टार्ट बीइंग पर्पसफुल. वाओ, that's actually a very good way to look at it. To start with. Yeah. I feel lonely even with friends. Because you are lonely with your own self. Not friends or family or spouse or partners. करना क्या है? उससे दोस्ती करनी है जो आपको शीशे में दिखता है. Just go to the mirror, look into your own eyes with the person in the mirror and say thank you. Thank you for being with me. I know when the whole world is not with me, you are with me. You're still with me.
thank you. Just start building up a relationship with the person in the mirror. इसका chapter है 27th. And slowly you will see whatever you are with that person in the mirror, the whole world is behaving with you in the same way. अगर आप उसका हंसते हो, दुनिया आपके साथ हंसती है, आपके खुश होती है. अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, दुनिया आपको रिस्पेक्ट दे रही है. अगर आप उसका मज़े ले रहे हो, दुनिया में आप मज़े लेने शुरू हो जाओगे. बट इफ़ यू फील उस बंदे के साथ आंख नहीं मिला पा रहे हो, उससे आंखें चुरा रहे हो, तो आप दुनिया में रहते हुए भी अकेले हो, क्योंकि आप उस बंदे के साथ नहीं हो जो शीशे में है. आई एम स्केर्ड ऑफ मैरिज. ये जेनजी की क्या बात है? काफ़ी टाइम से चल रही है ये बातें. हाँ, तो कोई बात नहीं. स्केर्ड ऑफ मैरिज है मतलब किसी और इंसान के साथ कमिटमेंट में तकलीफ हो रही है. तो पहले छोटी छोटी कमिटमेंट्स देनी शुरू करो खुद को. डेली दिन की 2 कमिटमेंट कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं जिम जाऊँगा, आज मैं पार्क में जाऊँगा, या आज मैं शाम को मैगी खाऊँगा, वगैरह वगैरह. एंड वट एवर कमिटमेंट यू गिव इन द मॉर्निंग, मेक श्योर बाय द एंड यू फुलफिल इट. आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है? करके देख लो. एक बार सुबह लिख के अपने आपको कमिटमेंट देना. इवन आपने इतना भी बोला ना कि आज मैं मैगी खाऊंगा शाम को, शाम तक कोई ना कोई बवाल जरूर मचेगा कि आप जैसे ना यूनिवर्स विल कम टू टेस्ट यू, टू टेस्ट योर कमिटमेंट. तो आई थिंक जेनजी की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमिटमेंट में रहना और उसको ऑनर करना. इफ़ यू लर्न दैट, देन एनी कमिटमेंट इज़ ओके फॉर यू. मैरिज इज़ जस्ट अ कमिटमेंट. मुझे फ्रीडम चाहिए बट स्टेबिलिटी भी चाहिए. फ्रीडम किससे चाहिए? जंजीरें कौन सी हैं? बट आर द shackles shackling you. Freedom of life, live the way I want to live, but with stability. स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? Like finance. तो खुद कमाओ ना फिर. खुद कमाओ अपने लिए. आई थिंक एवरी जेंजी शुड बी फाइनेंशियली इक्विप्ड, एंड दिस मच ऑफ इक्विप्ड कि वो अपने लिए ही नहीं किसी और को भी सपोर्ट कर पाए. इतना होना चाहिए हर जन. आई थिंक दिस जनरेशन शुड बी एट देयर ओन. ओके. एंड चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, डजंट मैटर. सेकेंड थिंग होता है जब आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो, चाहे वो कोई मैरिज हो या कोई पार्टनरशिप हो, कोई भी होती है, you need to practice only gratitude for yourself and other person. चाहे आप शादी में भी हो तब भी. जब तक आप gratitude, जैसे मैं बताती हूँ, I was earning very good and I am still earning very good. Yeah, I heard कि मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि आप cosmetologist. Yeah, from last 29 years, I am practicing as a cosmetologist. I was having a chain of salons and academies, and I was working with best of Bollywood, fashion, media houses, हर एक के साथ I was working. And my husband, he has his business in Sadar Bazaar. He has gift showrooms in Sadar. वहीं पे factories भी हैं उनकी, import भी करते हैं, वहाँ पे है. But obviously I was doing great. मतलब the kind of earning one day I was earning very good amount. Very good. मतलब more than lakhs. तो मतलब per day पे I was charging it. So obviously I was earning very good. But that doesn't mean as a wife my responsibility or my role or my respect for him varies. Not at all. मैं कमाती हूँ, ये इसमें भी मैं शुक्रगुजार हूँ. जब I remember when I started my career 29 years back, जी, इस कमरे का आधा कमरा होगा जिसमें मैंने पार्लर पहला अपना शुरू किया था. मेरे इन-लॉज के घर, इन-लॉज जिनमें मेरी शादी हुई थी. और वो अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे को शुरू करने के लिए, बिकॉज अभी तक फैमिली में कभी किसी ने काम किया ही नहीं था. आई वॉज द फर्स्ट रिबेलियस डॉटर इन लॉ जो कुछ करना चाहती थी. एंड आई एम सो थैंकफुल माई हस्बैंड सपोर्टेड मी कि आप घर पे रह के जो करना चाहते हो कर लो, बाहर नहीं अलाउड होगा. एंड आई स्टार्टेड अ सैलून. बट वेन एवर आई वॉज डूइंग वर्किंग इन माई सैलून, आई वॉज सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स इन लॉज, जो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थे, कि उनकी वजह से आज मेरे पास पार्लर है एक छोटा सा. क्योंकि उनके पास घर था. घर तो उन्होंने खरीदा है, उन्होंने ही बनाया था. और मुझे चाहे एक कमरा मिला, अगर नहीं होता है कमरा तो मैं कैसे पार्लर स्टार्ट करती ना. घर के बाहर भी कैसे जाती, बच्चे छोटे थे मेरे. तो जो भी था बाहर रह के रेंट पे लेती, फिर एक प्रेशर होता. अभी घर पे हूँ तो चलो रेंटल तो नहीं है ना प्रॉब्लम मेरे को. आई वॉज एवरी टाइम आई यूज टू, सुबह जब मॉर्निंग में वो पूजा करते थे ना, भगवान जी की करते हैं, पार्लर में जाके मैं करती थी. तो मैं हर बार अपने जो उनके पिताजी थे, दादाजी, उनकी मम्मी पापा की थैंक यू करती थी. फिर हस्बैंड का थैंक यू करना, फिर क्लाइंट्स का थैंक यू करना, फिर अपने स्टाफ का थैंक यू करना कि भाई स्टाफ है तभी तो मैं ग्रो कर पा रही हूँ. तो आई थिंक दिस वॉज अ हैबिट विच वॉज देयर. एंड वो थैंकफुलनेस थी. मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ कर रही है, बहुत बड़ा उनका मेरे को सपोर्ट मिल रहा है. आजकल कई बार लड़कियां बोलती अलाउ किस बात का, भाई हम आपसे थोड़ी ना कोई परमिशन ले रहे हैं. अरे भाई आप सोचो, आप एक
एक रिलेशनशिप में हो जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है, जितना आप गिव करोगे रिस्पेक्ट उतना आपको मिलेगा। हमेशा गिव एंड टेक होता है। लोगों को लगता है पहले तू दे फिर मैं दूंगी, ऐसे नहीं होता। लॉ समझो यूनिवर्स का। नहीं, आई थिंक लड़कियां ये बोलना चाह रही है कि अलाउ क्या होता है, क्योंकि हम ये सवाल हम ये लड़कों से नहीं पूछते कि क्या मैं तुझे अलाउ करूंगी घर से बाहर जाके काम करने के लिए, यू नो ये डिफरेंस में आई थिंक लड़कियां दोनों में कहती हैं। फर्क ये है, जब हम अपने शरीर में भी देखते हैं तो एक मैस्कुलिन पावर है, एक फेमिनिन पावर है। मैस्कुलिन पावर का काम ही यही है कि वो बाहर जाकर आपके लिए जीवन निर्वाह के व्यापक जो भी संसाधन है उस पर काम करेगा। मैस्कुलिन पावर, ठीक है, वो औरत में भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं। जो फेमिनिन पावर है उसका काम ही ये है क्रिएटिव जोन में रहना, कंपैशन में रहना, काइंडनेस में रहना, है ना, घर के अंदर चीजों के अंदर नर्चरिंग करना, तो नर्चर करना। अब अगर एक आदमी बोलेगा कि मैं तुझे अलाउ करूंगा कि नर्चर करना है कि नहीं करना, वो तो फेमिनिन पार्ट का पार्ट है। उसी तरह से वो बाहर जाके काम करेगा, तो ये तो उसका मैस्कुलिन पार्ट है। गलती क्या हो रही है, हर औरत आज आदमी बनना चाह रही है। भाई बाहर जाके काम करूंगी मैं, भाई ठीक है, तुम्हारे पर शरीर कौन सा मिला है, वुमन का। भाई तुम क्यों अपने पे ओवरलोडिंग करने वाली हो? ओवरलोडिंग है ये, क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ जो होगा वो फेमिनिन के साथ ही कनेक्टेड है। भी आपको दो बॉडीज में से एक बॉडी मिली है ना, उसी के साथ तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ, उसी के साथ ट्रेड, जिसको मैस्कुलिन ट्रेड्स एंड फेमिनिन ट्रेड्स बोलते हैं। आपका पर्पस ऑफ लाइफ यहीं से निकलेगा। हाँ, आपको शौकिया बाहर जाना है, काम करना है, अपना जो भी सो कॉल्ड जो भी करना है कर लो, परंतु आपको पता चलेगा एंड में कि वापस घूम के यहीं आना पड़ेगा आपको। नाउ सेइंग दैट, देखिए ये एक ना बहुत पर्सनल भी होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका अपने मम्मी और पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप है। आई हैव ए फ्रेंड, अभी आपने टीवी चलाया, उसकी फोटो आई थी। शी इज अ वेरी फेमस पर्सन। वो नीचे उसका आई थी? हाँ, नीचे उसका वो वीडियो आती रहती है ना। अच्छा। तो शी इज अ वेरी फेमस, यू नो हर वेरी वेल, तो शी इज अ वेरी फेमस पर्सन एंड प्लीज टेल हर नेम। नहीं, व्हाई शुड आई टेल हर नेम, मतलब एवरीबॉडी नोज हर नेम। तो एनीवेज, तो बट वेयरएवर शी हैज रीच्ड एट हर ओन, खुद से काम कर रही है जहां पे भी पहुंची है, और वेरी बिग शॉट राइट नाउ। और उसका अपने पापा के साथ इनकम्प्लीशन किया है कि पापा मुझ पे बहुत ज्यादा रोब जमाते थे, पापा मेरे को खुली छूट नहीं देते थे। पापा कहते थे सुबह उठ के अमृत वेले में पढ़ना है, और मैं बुक ऐसे उल्टी पढ़ के बैठ जाती थी कि अब बताओ कैसे पढ़वाओगे, आप मुझे बिठा सकते हो, उठा सकते हो, पर जबरदस्ती पढ़वा नहीं सकते हो। तो दैट वाज अ rebellious kind of a relationship with her father. Can you drop some hints about कि कौन किसके बारे में? नहीं, मैं क्यों बोलूंगी हद है, मैं क्यों बोलूंगी किसी के बारे में भी। बट आई एम सेइंग आज वो जितना मर्जी प्राप्त करके जहां तक पहुंच गई है, तब भी अंदर से ये है कि पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो अब मैं अलाउंस, अपना फ्रीडम लेके दिखाऊंगी तुमको। नाउ दिस गेम इज गोइंग टू टेक यू नोवेयर। अच्छा, नोवेयर। ये आप जितना मर्जी, आज आपके पापा आपको याद आ रहे हैं, कल हस्बैंड हो गए, परसों बच्चों से परमिशन छीनते फिरोगे आप, जो भी गेम चल रही है, इट विल टेक यू नोवेयर। करना क्या है फिर? पहले तुम बताओ तुम चाहते क्या हो? दुनिया को देख के अपनी विश लिस्ट बनाना, या दुनिया को देख के अपने आप को परेशान करना? अपने आप बैठ के देखो पहले, व्हाट डू यू वांट? You want time for yourself, you want permissions from your husband, you want whatever, I don't know क्या चाहिए। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, परसों मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रही हूँ, एंड आई जस्ट टेल माई हस्बैंड कि मेरे को अपना एक हफ्ते के लिए मेडिटेशन करना है, आई एम गोइंग आउट ऑफ दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, एंड ही सेज ओके एंजॉय। whenever he need to go, मतलब it's give and take. I trust him, he trust me. I allow him, he allow me. I nurture him, he nurture me. I insult him, he insult me. I गाली गलोच him, he गाली गलोच me. It's like give and take. हर जगह पे give and take ही चल रहा है। तो आप दे क्या रहे हो? पहले ये बताओ। आप बोलो मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज झूठ बोलना बंद करो। आप सिर्फ दिखावे की बातें कर रहे हो, अंदर से यू आर सबमिसिव, यू आर सप्रेस्ड, यू आर डिप्रेस्ड, अंदर से यू आर गिवन अप, यू आर एन एस्केपिस्ट, जो भी आप अंदर से हो। बाहर से दिखाने के आप रिश्ते को ढो रहे हो खाली। बाहर जो हो रहा है, अंदर भी तो कुछ चल रहा है ना। तो जब बीइंग और डूइंग मिलेगा, तभी रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो मेरे को लगता है सबसे पहले हर इंसान के अपने जीवन है, रिस्पेक्ट टू ऑल, हैव कंपैशन फॉर ऑल। हर कोई अपनी अपनी युद्ध जी रहा है अपनी अपनी जिंदगी में। यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज लिविंग विद, आई एम टेलिंग यू। यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन इज डीलिंग विद, सो आई एम नो वन टू जज, आई एम नो वन टू गिव अ लेक्चर। द ओनली थिंग इज आई कैन जस्ट टेल यू कि मैं अपने अंधेरों से बाहर आई हूँ, गलतियों सीख के। आप भी आ सकते हो, सीखना जरूरी है।
I overthink everything. Then you overthink only this thing. You learn the gratitude and you always overthink about everything in a grateful way. That will be Okay. the best thing for you. I feel emotionally tired. Why don't you make yourself physically tired? That will be better thing ना. इतना काम करो physically. You go to do something really physically tiring. Then your emotions and your mind will be free for some time. वो एक कौन सा सेंटेंस है जो साइलेंटली लोगों के सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है अकॉर्डिंग टू यू? I'm not good enough. I'm not worthy of it. मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं डफर हूँ, मैं लूजर हूँ, ना जाने और भी बहुत सारे सेंटेंस है. जितने बार आप बोलोगे आप अपनी सेल्फ वर्दीनेस को खुद नीचे ले जा रहे हो. और अगर ऊपर ले जाना है तो क्या करना है? काम करना पड़ेगा इसके ऊपर. The parallel opposite side. थैंक यू. ग्रैटिट्यूड के अलावा वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो हमारे लाइफ को अबंडेंस और देती है? थैंक यू के अलावा I love money, money loves me. I love my husband loves me. I respect my daughter respects me. Whatever I give to them, they give me in return. रिपीटेड कंप्लेंट्स क्या आइडेंटिटी बन जाती है? आप कोई भी काम रिपीटेडली करोगे वो आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्सनालिटी बन जाती है. तो आप जैसे अगर आप शिकायतें करते हो हर समय तो आपका अंदाज ही हो जाएगा शिकायत आना. आप 33 दिन तक शुक्राना सीखो, आपका अंदाज हो जाएगा शुक्राना. तो रिपीटेड पैटर्न्स क्रिएट योर पर्सनालिटी फॉर श्योर. क्या पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों के पर्सनालिटी को डैमेज कर सकते हैं कुछ रिपीटेड वर्ड्स यूज करके? हाँ, कहा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर क्रिएटिंग और मारिंग, बना भी रहे हैं बिगाड़ भी रहे हैं द डेस्टिनी ऑफ देयर किड्स. कैसे? अगर मैं हर समय बच्चों के अंदर सिर्फ डांट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, उनको छोटा बना रही हूँ, देखो बच्चों को छोटा बनाने के लिए पेरेंट्स को क्यों ज़रूरत है? पूरी दुनिया खड़ी है उनको टेस्ट करने के लिए, उनके बारे में अपने जजमेंट्स देने के लिए. कम से कम आप 2 लोग तो वो होने चाहिए ना जो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या उनको कुछ दुआएं दे रहे हैं. तो आई थिंक जैसे मैं अपने बच्चों के बारे में सिर्फ एक चीज़ हमेशा बचपन से बोलती थी कि जैसे बेटा है और बेटी है मेरे, तो कि वो बहुत समझदार है और उन्हें अपना भला और बुरा खुद पता है. बस वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ट्रिप्स पे जाए, सोलो ट्रिप पे जाती थी मेरी डॉटर, तो मेरे को वो बहुत समझदार है, उसको अपना भला बुरा खुद पता है. बाकी अगर कुछ सलाह चाहिए तो मुझसे पूछ लियो. अगर इफ आई एम एबल टू गिव इट आई मे गिव इट, बट वो मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है. देखिए हर इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ जी रहा होता है और पेरेंट को लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है. भी वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी लाइफ में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं है. तो यू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू विद यू, let the other person develop their point of view. And if they want some your point of views या suggestion or advice, they will come to you. तो like today I'm talking to you. अब मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी ना से बातें करती हूँ. जब उसको मेरी जरूरत होगी तब वो आएगी, बैठती है, बातें मेरे से अपॉइंटमेंट देती है प्रॉपर और फिर बैठती है. And then she talk to me whatever she is dealing with or wherever she want to grow in her life professionally or personally. So that way I have इज्जत for my advice. भाई अगर आप मुझसे एडवाइस ले रहे हो तो although I'm not charging you, I charge also, but still have respect for it. But only when I respect my valuable advice. तो I think तभी दो जब जरूरत पड़ रही है, तब तक नहीं तो उससे पहले सिर्फ दुआएं दो. दुआओं में भी बहुत दम होता है. एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट योर किड्स. दे आर गुड सोल्स. आपके पेट में से निकले हैं तो अच्छी आत्मा ही होंगी, है ना? तो अच्छे लोग ही हैं वो, और आपकी दुआएं उनको और अपनी पॉजिटिव साइड में लाने में हेल्प करती हैं. ओके, ये रैपिड फायर है, आपको क्विक आंसर्स देने हैं. वन थिंग जो साइलेंटली मैरिजेस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं आज. इंसल्ट्स. वन थिंग ब्लॉकिंग अबंडेंस. स्कैरसिटी फीलिंग. क्या? स्कैरसिटी फीलिंग. ओके. वन थिंग जो जेनजी को डेस्परेटली चाहिए. ग्रैटिट्यूड. इज मैनिफेस्टेशन मिसअंडरस्टूड? No. It just need to be learned rightly. One thing parents should stop doing. Nagging their kids. Define true success in one line. जब आपको रात को बहुत अच्छी नींद आए. One sentence people should say every morning. I'm grateful. Is loneliness increasing in modern society? It's only increasing inside you. One life lesson pain teaches us. Learn from it. What is the difference between positivity and true healing? पॉजिटिविटी आप बाहर से भी ले सकते हो, किसी बात से, किसी से मिलकर, किसी फ्रेंड से मिलकर पॉजिटिव फील हुआ. कई बार लोग मेडिटेट करते हैं तो भी उनको लगता है दे आर फीलिंग पॉजिटिव.
बट हीलिंग इज लाइक जो आपके अंदर जो अंधकार है, जो दर्द है, जो कष्ट है, जो पेन्स हैं, जब वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, वो अब आपको और पेन नहीं कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉजिटिविटी, दैट्स कॉल्ड इनर हीलिंग। तो वो उसको हील करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो जब आप शुरू करते हो तो वो पॉजिटिविटी प्लस हीलिंग दोनों मिलकर आपके जीवों को एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी देती हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो क्या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हम हीलिंग की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ग्रैटिट्यूड वर्क्स ऑन 3 लेवल्स। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को जब समझता है ना तो उसके 3 रेल्म्स होते हैं। एक होता है बॉडी, एक होता है माइंड, एक होता है सोल, है ना। बॉडी जो दिख रही है वो बाहर है, माइंड जो अंदर बाहर दोनों काम कर रहा है। जैसे अब मैं सोच रही हूँ आपको दिख नहीं रहा, पर मैं जो बोल रही हूँ दिख रहा है आपको, है ना। पर बोल कैसे रही हूँ, सोच के तो बोल रही हूँ इस समय, है ना। तो कुछ कुछ बाहर पता चल रहा है। तो पर एक हमारी सोल होती है जो आपको दिख नहीं रही है पर है। अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, बॉडी बैठी है, माइंड भी है यहाँ पे। अब सोल मुझे छोड़ के चली जाए तो मैं किसी काम की आपकी, है ना। तो सोल तो है, अपना काम कर रही है अंदर। नाउ सेइंग दैट इन तीनों ही रेल्म्स के अंदर, जिसमें बॉडी, माइंड, सोल है, आपकी कहीं पे भी कुछ भी हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है। इट कैन बी बॉडी हीलिंग, इट कैन बी योर माइंड हीलिंग, इट कैन बी योर सोल हीलिंग। ओके, तीनों ही जगहों के ऊपर जॉइनेस भी हो सकती है, तीनों ही जगह के ऊपर आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। एक इंसान इस धरती के ऊपर इन तीनों रेल्म्स को क्रॉस करते ही बाहर जाएगा। अदरवाइज यू आर ऑन प्लैनेट अर्थ। कई बार लोग सोचते हैं हमारे वो लव्ड वन छोड़ के चले, कहीं नहीं यार, यहीं पे आसपास किसी मोहल्ले में होंगे, तुम्हें क्या पता यहीं पे होंगे आसपास ही। अगर क्योंकि कोई नहीं गया बाहर। अगर आपने उनके शरीर को बर्न आउट किया है, मतलब शमशान घाट लेके गए हो, तो शरीर अभी विघटित तो नहीं हुआ ना, विलीन तो नहीं हुआ, तो यहीं पे वापस आना उन्होंने, किसी न किसी योनि में आएंगे वापस। तो इट्स ओके। अब नॉट सेइंग दैट every human on this planet is on a journey to firstly understand their purpose of life and then accomplish it and then go out of this planet, है ना, जिसको हम स्वर्गों में जाना बोलते हैं या विलीनता में जाना, मोक्षा, जो भी बोलते हो आप। saying that तो अटका क्यों हुआ है? या तो उसके कोई पार्ट है जो कि हील होने की जरूरत है, जो कि पेन में है। अब कई, जैसे आपकी आंखों में मुझे पेन दिख रहा है इस समय। अब मुझे नहीं पता, सोए नहीं हो बच्चे की वजह से ये जो आपके छोटे होते हैं बेबीज, तो उनकी वजह से, पर पता चल जाता है बॉडी, माइंड, सोल, आईज, ऑरा, एनर्जी कि कुछ ऐसा है जो हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे। हाँ, मतलब I agree. अलाइवनेस जो एक होता है ना, अलाइवनेस जो है 100% पे नहीं है, तो कुछ ऐसा है। अब इफ यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे पैर में चोट लगती है आपको, तो आप कुछ करते हो ना, यू गो टू डॉक्टर, यू गेट योरसेल्फ हील्ड, है ना, खुला तो नहीं छोड़ देते घाव। वैसे कई बार हमारे माइंड में किसी चीज की चोट लगती है, यू गेट हर्ट, है ना। कई बार इमोशंस में चोट लगती है, तो यू नीड टू सीक प्रॉपर हीलिंग फॉर दैट रीजन, एंड नोबडी एल्स इज कमिंग। आई एम टेलिंग यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। तो जैसे मेरे को कई बार ऐसा होता, तो आई यूज्ड टू गो टू साइकेट्रिस्ट। मैं बहुत गई हूँ साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, इवन जो चक्रा हीलर्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे को अगर कोई भी चीज़ अटपटी लग रही है अपने सिस्टम में और मुझे स्टक फील हो रहा है, मुझे अपने आप को कहीं पे भी अलाइवनेस से कम फील हो रहा है, तो इट्स ओनली एंड ओनली मी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई अलाइवनेस। देन आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वूंड हील हो रहा है ना, सही। अगर आप काउंसलर के पास जाओगे तो आपको मेंटली, इमोशनली वो कहीं ना कहीं से क्लिंस करवाते हैं, आपको रिलीज करवाते हैं, आपको हील करवाते हैं। सिमिलरली ये बुक है जिसमें एक चैप्टर्स आते हैं, द मैजिकल वे टू कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटी, या हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। जो जो आपको जीवन में लगा मेरे साथ गलत हुआ, या किसने मेरे साथ गलत किया, या मैंने किसी के साथ गलत किया, है ना। चोट ऐसी लगती है, या तो किसने आपको मार दिया, या आप इसलिए दुखी हो कि आपने किसी को मार दिया गलती से। तो हीलिंग इसी एरिया में मोस्टली चाहिए होती है लोगों। उसने कुछ ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, या उसने कुछ ऐसा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, तो दैट वेयर यू आर हैंग और यू आर हुक्ड। तो इसमें एक चैप्टर आता है, एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने तो अपनी हीलिंग्स कराई हुई हैं, मुझे पता है वो कैसे काम करती हैं। अच्छा। इसमें जो चैप्टर्स आते हैं, और वो आपको 33 दिन पूरे करने पे ही वो काम आएगा। 26वां चैप्टर है ना, तो वो कहता है अगर पिछले सारे करके आए हो, अब आज तुम आईसीयू में एंटर, आईसीयू मींस इंटेंसिव केयर यूनिट। आज अब तुम अपनी सर्जरी अपने आप से करोगे, अपना इलाज खुद से करोगे, अपने जख्मों को खुद से भरना सीखोगे। तो वो उसके लिए आपको एक तरह की रोशनी की जरूरत पड़ती है। अगर आप 26 दिन किए होंगे ना, तभी आप वो काम कर पाओगे अपने ऊपर। फिर वो कहता है आपको एक कमरे में बैठना है,
बिल्कुल अकेले में 2 घंटे का टाइम निकाल के बैठना है, उससे पहले बाहर नहीं आ सकते। आईसीयू है ना, बीच में ना फोन आएगा ना ठक 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 ठक, कुछ नहीं चाहिए। जब मैं वो चैप्टर करती थी, मैं तो अपने लिए होटल का कमरा बुक कर लेती थी। मैं भैया होटल कमरे बैठूंगी, बाहर डू नॉट डिस्टर्ब लगा देती थी, क्योंकि अब मेरे को अपनी हीलिंग करनी शुरू करनी है। अच्छा। एंड देन इट गाइड्स यू, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, ऐसे ऐसे करना है। तो आपको 2 घंटे, ये नहीं बीच में उठकर आप टॉयलेट जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, आपको कोई फोन कर देगा, बात नहीं, यू कांट डू। इट्स लाइक आप अपनी सर्जरी करने के लिए आपने अपना पेट खोल दिया है, अब बीच में आप बातें कर रहे हो किससे, भैया इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यू कांट डू इट। ओके, तो इट्स कंप्लीट सर्जरी। तो लाइक वो जब मैंने चैप्टर किया तो मुझे ये समझ आया कि भाई जो इसका रिजल्ट है वो तो उन काउंसलर से भी कहीं ऊपर है। क्योंकि उन्होंने जो किया तो उन्होंने अपने तरीके से किया, ये तो मैं खुद से अपने आप पे कर रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है मेरी पेन कहाँ पे है, मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा पॉइजन कहाँ पे है, जहां से मुझे उसको बाहर निकालना है। टाइम लगेगा, पेन होगी, थोड़ा आप रोगे बीच बीच में, यू नो, इमोशंस आउटबस्ट आएंगे, बट अगर आप बिल्कुल ढंग से वैसे करोगे, जैसा बुक बोल रहे हैं, बाय द एंड यू विल बी सो फ्री, यू विल बी सो अलाइव, यू विल बी सो पैल्पेबली वाओ, कुछ ऐसा है जो अंदर से रिलीज हो गया, एंड यू फील लाइटर। तो आई थिंक हर इंसान को वो लाइटनेस, वो रोशनी अनुभव करनी चाहिए लाइफ में। जहाँ जहाँ पे भी अंधकार है, हर्ट है, अटके हुए हैं, हील करो यार अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है, हिंग लगे ना फिटकरी, पैसा भी नहीं कुछ लग रहा, फ्री में हो रही है क्लासेस, डाउनलोड कर लो, बुक तो भी फ्री है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो सेशन में आ जाओ, वो भी फ्री है। हर महीने 2 सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बट हाँ, कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि आपने अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेना है, द रियली द लाइफ यू वांट टू लिव, द रिलेशनशिप यू वांट टू लिव, द फाइनेंसेस यू वांट टू एंजॉय। तो आप खुद से तो बनाओगे। आज लोगों के पास पैसा भी है, प्रमोशंस भी हो रहे हैं, पर क्या वो इंटरनली हैप्पी हैं? ये तो उनसे पूछना बेहतर रहेगा जिसके बारे में आप इस समय बात कर रहे हैं। बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी लाइफ के उसके अपने अपने कहते हैं ना टेक अवेज होते हैं। हाँ। तो वी कांट से कि कई बार लोग ऐसे बड़े कैटेगोरिकली बोल देते हैं कि आज इंसान सब कुछ तो कर रहा है पर खुश नहीं है। हाँ। बट यू आर टॉकिंग वेरी जेनरिक थिंग। अब आपको मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी लाइफ को नहीं जानती, आप मेरी लाइफ को नहीं जानते। मेरी लाइफ की अपनी जर्नी है, अपने एक्सपीरियंसेस है, अपने खुद के मेरे खुद न कुछ थॉट्स होंगे, कुछ अकम्पलिशमेंट्स होंगी, कुछ जगहों पे मेरे अंधेरे होंगे, कुछ की रोशनी होगी। तो कुछ जगहों पे तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी लाइफ के अंदर, कुछ जगह नहीं होगी। तो आई थिंक एवरी ह्यूमन इज गोइंग थ्रू देयर ओन अप एंड डाउन, own darknesses, own achievements. Yeah. And if we talk about a singular person or a particular person, that will be easier. So talking about आपकी एक्सपर्टीज, आप लोगों से डील करते हैं रोज एवरीडे बेसिस में, तो मेजरली आपको क्या रूटीन एक दिख रहा है कि हाँ ये काफ़ी रिकरिंग है? एक तो लोगों को अपनी एग्जैक्ट इच्छा या वांट क्लियर नहीं होती है। पीपल आर सो मच एम्बिग्युअस, मतलब एक होता है ना अनक्लियर है, कंफ्यूज है कि एक्चुअली में चाहते तो हैं कुछ पाना, पर जब उनसे जैसे कोई कहता है मुझे बहुत पैसे चाहिए, आई आस्क अच्छा कितने पैसे चाहिए, हाँ मुंह खुला रह जाता है, जितने मिल जाए उतना अच्छा है। दिस इज नॉट अ आंसर। लाइक आप अगर रोटी खा रहे हो तो आपको पता होता है ना कि मैंने 2 खानी है, 4 खानी है, 6 खानी है। इवन इफ यू गो टू रेस्टोरेंट, यू नो हाउ टू प्लेस ऑर्डर, आपको 1 दाल मखनी मंगानी है कि 6 मंगानी है, आपको पता होता है। तो सिमिलरली हमें अपनी लाइफ की जो वांट्स होती हैं या जो हम अपनी तरफ जिंदगी में पाना चाहते हैं, क्या हमें उतनी क्लैरिटी से पता है कि अगर सपोज आप रेस्टोरेंट में दाल मखनी ऑर्डर दे रहे हो या आप एक बटर चिकन ऑर्डर कर रहे हो, तो आपको पता होता है भैया बटर चिकन बोनलेस चाहिए, या दाल मखनी में भैया थोड़ा मसाला तेज करा देना, थोड़ी सी स्पाइसी बनवा देना। तो यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट एंड हाउ डू यू वांट इट, है ना, किस तरह का टेस्ट चाहिए आपको। पर कई बार जीवन में हम किसी रिश्ते में हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता है, अब आप बोलो कि भाई मजा नहीं है, या सैडनेस है, या ग्लूमीनेस है, मैं पूछूंगी चाहिए क्या? तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए ना, मेरे को मेरे पति से क्या क्या चाहिए, मेरे को उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को उनके साथ क्वालिटी टाइम चाहिए, कितना चाहिए, रोज 2 घंटे क्वालिटी टाइम चाहिए, या मेरे को वगैरह वगैरह जो भी आपके वांट्स हो। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर पर्पस, क्लैरिटी ऑफ योर वांट, दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड, एंड देन लर्निंग हाउ टू रीच देयर। एक रिलेशनशिप मिस्टेक जो कपल्स रिपीट करते रहते हैं, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिजल्ट एवरी टाइम। When you do something in the same pattern, in the same way, again and again, obviously you will have the same result.
हाँ एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी एट दैट टाइम, क्योंकि आपको कुछ नया रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कुछ नया उसमें ऐड करना होगा, समथिंग जो आप नए तरह से या तो सोचो, या नई तरह से बातचीत करो, या नई तरह से कोई काम करो, कुछ तो उसमें आपको चेंज लाना होगा ना, देन ओनली द रिजल्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी चेंज्ड। तो जैसे कि हम लोग कभी ग्रैटिट्यूड की दुनिया में रिलेशनशिप पे काम करते हैं, अब आपके रिलेशनशिप में जो ब्रेकडाउन्स हैं या जो नेगेटिविटी है वो तो है। अब अगर सपोज आप फॉलो करना चाहते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो उसके थ्रू फिर आपको फॉलो करना होगा कि जो उसमें सिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक, आपने कभी नाम सुना होगा, हाँ है ना? सीक्रेट बुक, सीक्रेट भी है पर सीक्रेट से ज़्यादा आई वुड से प्रैक्टिकल ये मैजिक बुक है। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि ये पढ़ने की नहीं है, करने की बुक है, जिसमें से रिलेशनशिप के ऊपर चैप्टर है, चैप्टर 3। तो वो बताता है कि अगर आपके कोई भी रिलेशनशिप में अंधकार है, नेगेटिविटी है, ब्रेकडाउन है, तो क्या करना है। तो उसमें जैसे वो कहता है कि आपको उसकी फोटो लेनी है, जिस भी पर्सन के साथ आप अपना रिश्ता बेटर करना चाहते हो, उसकी फोटो लेके सामने रखनी है, पहले सामने रखनी है, फिर उसके बारे में सोचो कोई एक अच्छा मोमेंट जो कभी लाइफ में अच्छा मोमेंट था आपका, कोई भी पॉजिटिव मोमेंट, उसको इमेजिन करना है आपने। इमेजिन करो, बी इन द पॉजिटिविटी, नाउ कम बैक एंड नाउ ओपन अप योर नोटबुक एंड पेन। अब लिखना शुरू करो इस इंसान के कोई भी 5 ग्रैटिट्यूड कि जो कभी उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, जब मैं बीमार पड़ती हूँ आप मुझे डॉक्टर पे ले जाते हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि कई बार घर के काम के लिए आप बाजार से सामान ले आते हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आप कई बार बच्चा पालने में मुझे हेल्प कर देते हो। जो भी आपकी ज़िंदगी में 100 मुसीबतें, 100 परेशानियाँ हैं, पर जब आप अपने अंदर से कुछ चेंज लाना शुरू करते हो, then only you will attract change in the outer world. तो वो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जैसे हम जब सीखते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के अंदर, पीपल स्टार्ट सीइंग न्यू न्यू रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। पर अगर आप कुछ करो ही ना नया, कुछ आप अपने जीवन में कुछ नई प्रैक्टिस ला ही नहीं रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आदमी बदल जाए, रिश्ता बदल जाए, कुछ यहाँ पे हालात बदल जाए, कुछ तो आपको भी अपने अंदर से एनर्जी चेंज करनी होगी ना। लोग इमोशनली लोनली क्यों फील करते हैं मैरिजेस में? नहीं, वो मैरिज में लोनली नहीं फील कर रहे हैं, वो पहले से लोनली है। वो अपने आप के साथ ही लोनली है, वो बचपन से लोनली है, और ना जाने कब उन्होंने कौन सा मोमेंट था जब उन्होंने फील कर लिया कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आपके घर में सिबलिंग्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, फिर भी आपको कभी कोई मोमेंट ऐसा रहा होगा लाइफ में, और तब जो आपका बिलीफ बन गया कि देयर इज नो वन फॉर मी, आई एम अलोन। अब वो बिलीफ जो बना वो आपके स्कूल में भी आपके साथ था, आपके कॉलेज में भी आपके साथ था, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हुआ है। आपने नोट किया कि नहीं किया पता नहीं। तो बाद में जब आप मैरिज में आए हो तो भी इंसान को ये लगता है बाहर हो रहा है, बाहर जो आपके स्पाउस या आपके इन-लॉज या आपके फ्रेंड्स जो भी आपको बाहर दिख रहा है, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर इनसाइड। अगर आप अपने आप के साथ अकेले बैठे हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अकेले बैठी, कई बार तो महीने में अकेले मीन्स जब व्हेनेवर आई लव सॉलिट्यूड, आई जस्ट एंजॉय सॉलिट्यूड। फॉर मी बीइंग विद माई सेल्फ इज सॉलिट्यूड, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। फॉर सम पीपल जब वो अकेले होते हैं उनको लगता है मैं अकेली हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, आई एम लोनली। अब लोनली भी आप ही बोल रहे हो आप लोनली हो, और अपने आप के साथ सॉलिट्यूड में मी टाइम के साथ हो, ये भी आप ही बोल रहे हो आप हो। तो आप अपने आप को बोल क्या रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपीरियंस अपने बारे में क्या है, एंड द सेम थिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप्स। अभी तो आप हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, बाद में मैं कह रही 100 करोड़ दुनिया भी आ जाएगी ना आपके आमने सामने, आपके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, तब भी उस भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला ही फील करते हो। द पीपल हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने आप के साथ अपने रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना है। देन अगेन इस बुक का जो 27th चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ। It's all about how you fill yourself with the positive energy so that the same energy is reflected in the outside world. कहा जाता है आप दुनिया को बदलने जा रहे हो, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो फर्स्ट चेंज द पर्सन इन द मिरर। अगर आप उसके अंदर वो बदलाव ला पा रहे हो तो आप दुनिया में भी वो बदलाव ला पाओगे। सो आई थिंक अगर आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख जाते हो, अपने आप के साथ ग्रैटिट्यूड में रहना सीख जाते हो, तो आप दुनिया के साथ भी सेम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो। क्या होता है जब समथिंग लाइक इंटीमेसी वो इमोशनली नहीं, वो इमोशनल नहीं, वो ट्रांजैक्शनल फील होने लगता है लोगों को शादी में? देखिए, शादी अपने आप में एक चॉइस रिलेशनशिप है ना। आप पैदा तो नहीं हुए थे शादी के साथ, जैसे कई बार पैदा होते हो तो कई रिश्ते तो आपको मिलते हैं। हाँ। जैसे पापा मिल गए, है ना, मम्मी मिल गई, दादा दादी नाना नानी सब मिलेंगे आपको। कई बार भाई बहन भी मिल जाते हैं जो पहले से आए होते हैं, है ना। तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो आपको मिले हैं,
कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आप चॉइस से बनाते हो। चॉइस मतलब कि जैसे फ्रेंड्स बनाना वो चॉइस है, शादी करना एक चॉइस है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरी चॉइस से नहीं हुई है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी चॉइस नहीं थी पर ये शादी। हाँ, तुम्हारे सिर पे बंदूक रख के शादी की थी ना, तुम्हारा माँ बाप ने यहाँ पे कनपट्टी बंदूक रखी थी तुम्हारे, फिर तुम्हारी शादी कर दी जबरदस्ती, या तुम्हारे को उठा के ले गया था कोई। नॉर्मल केसेस में तो ऐसे नहीं हो रहा। आप जो भी अपनी चॉइस कर रहे हो कि मतलब चाहे आपने जो शादी करी, चाहे वो अपनी मजबूरी में इसलिए की क्योंकि भाई आपकी उम्र हो रही थी तो शादी करनी पड़ेगी अब क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, तो ठीक है सोसाइटी के प्रेशर में ही सही, पर आपने चॉइस तो करी। हाँ. कई बार इसलिए आप बोलते हो कि नहीं मम्मी पापा का प्रेशर है या वगैरह वगैरह, आई डोंट नो व्हाट आर द थिंग्स, बट वट एवर बीइंग द प्रेशर, वट एवर बीइंग द ट्रॉमेटाइज सिचुएशन, बट एट द एंड यू चोज टू बी मैरिड ना। फाइनल चॉइस तो आपने ही करी है ना, चॉइस कर ली, एंड वंस यू हैव चोजन टू बी मैरिड, नाउ द रिलेशनशिप इज ऑफ चॉइस। आपने चॉइस करी है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, आपने इस बंदे को चूज करने की चॉइस करी है ना। यू माइट हैव सो मेनी चॉइसेस, यू माइट नॉट हैव चॉइसेस, बट आपने जब शादी करी थी तो यू हैड अ चॉइस टू मैरी और नॉट, तो आपने चॉइस करी। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड इफ यू हैव चोजन समथिंग एंड इफ यू हैव रियली टेकन इट ऑन, नाउ हाउ टू गो अहेड विद इट, गो अहेड विद, मतलब आगे कैसे जाना है, अभी एक लर्निंग की प्रोसेस होती है। क्योंकि आई थिंक दिस रिलेशनशिप, अगर मुझसे पूछो, इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी है, बहुत बड़े बड़े काम करे, मतलब ह्यूमंस ने जो बनाया है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन मैन हैज क्रिएटेड और अ ह्यूमन हैज क्रिएटेड इज कॉल्ड मैरिज। मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशंस इफ यू नो हाउ टू वर्क इट आउट। अगर आप नहीं वर्कआउट नहीं करना आता, इसको वर्कआउट आउट करना नहीं आता, तो फिर ये नरक बन जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू वाला पहले चेक कर लेते हैं। अब अगर सपोज ऐसा आपने बताया आपका बेबी है ना, तो आप फर्स्ट बेबी है आपका, तो आपको तो बेबी नहीं नर्चर करना आता, तो आप कहीं से सीखोगे, आप कोई बुक पढ़ोगे, कोई डॉक्टर को फॉलो करोगे, अपनी मम्मी से पूछोगे, है ना, किसी न किसी से पूछोगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। उसी तरह से जब शादी करते हो, मोस्टली लोगों की फर्स्ट टाइम ही होती है शादी, मोस्टली, और वो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो तुमको कौन सिखाता है शादी कैसे चलानी है? भाई अब गाड़ी, अब ये एसी चल रहा है, अब गाड़ी चलाते हो, एसी भी आप चलाओगे तो मैनुअल साथ आता है ना। हाँ. एसी कैसे चलाना है। आपको नया फोन लेते हो तो भी मैनुअल साथ आता है, फोन कैसे चलाना है। मैं कहती हूँ अगर आप शादी जैसी चीज में आ रहे हो तो आपको किसने सिखाया कि शादी कैसे चलानी है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो। इवन आप जिससे सीख भी रहे हो उनकी कौन सी बहुत बढ़िया चल रही है शादी। फन फैक्ट तो ये होता है कि जो सिखाने, जो आपको सिखा रहे हैं, उनकी कौन सी बहुत वाओ वाली शादी चल रही है। मतलब एटलीस्ट आप ड्राइविंग भी सीखते हो तो अच्छे ड्राइवर से सीखते हो ना। हाँ. जिसको ड्राइविंग आती है बढ़िया। हाँ. तो शादी के एरिया में अगर तो वो बंदा जो आपको सिखा रहा है उसकी शादी बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो भैया आप किस्मत वाले हो, आपकी शादी ठीक ठाक, चलो कोई तो आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि बंदा ठीक ही सिखाएगा आपको, उसकी भी तो ठीक चल रही है। पर नॉर्मली जो हमारे आसपास होते हैं उनकी खुद ही क्राइसिस में होती है। हाँ. वो ढो रहे होते हैं किसी तरह के। तो नंबर एक, वो टीचर्स ठीक नहीं है। चूज द टीचर्स राइटली। ये जो टीचर्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ थेरेपिस्ट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, राइट? I don't know, they can be your parents as well, they can be your relatives as well, friends, family, anyone, जो भी होता है, कोई भी हो सकता है। I don't know, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछो, मेरे शादी के टाइम पे the people, especially मेरे मम्मी पापा थे उस टाइम पे, they were not at all a good example. They were fighting a lot. मतलब all through my childhood I have seen severe fights of them. And जो भी आपस में बातचीत करने का तरीका, हमेशा एक दूसरे को इंसल्ट करना, छोटा बनाना, या एक दूसरे को समझ ना पाना, because they had their own crisis ना। both were, दोनों ही मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। अब दिल्ली पुलिस वालों की भाषा ही ऐसी होती है बातचीत करने की एंड कम्युनिकेशन की। माय पापा वाज लेटर ऑन असिस्टेंट कमिश्नर इन पुलिस, थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो उनके बीच में इमोशंस, भावनाएं कई बार स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में ज़्यादा आ जाती थी। एंड देन इट, जो भी उसका रूप होता था बहुत बहुत हारमोनियस नहीं था, स्पेशली बच्चों के लिए नहीं था घर में। अब अगर मैं सोचूं कि जो मैंने मेरी शादी को 30 साल होने वाले हैं, तो अगर मैं सोचूं कि मैं उनसे सीखूंगी कि शादी कैसे चलानी है, तो मैं तो खुद मतलब आई वुड हैव बीन डिजास्टर। तो मतलब कि अगर मैं उनसे सीखने लग जाती तो मैंने शुरू में ही समझ लिया, अपने शादी के कुछ दिनों में समझ आ गया भैया यहाँ रुक जाओ। हाँ. अगर तुम इनसे सीखोगे तो इनके जैसे तो बनोगे फिर। हाँ. टीचर मीन्स दैट ओनली ना। So they were great human beings. They are great parents. They are great. I'm blessed to have a father and mother like them. But obviously they are not great teachers as a marital person. So that way. So anyways,
तो देन आई लुक्ड अराउंड उस समय ना कि कोई तो होना चाहिए ना भाई, दादा दादी को देखूं, ताया ताई को देखूं, चाचा चाची को देखूं, किसी को तो देखूं जो मेरे को थोड़ी भी होप दे। हाँ, मेरे true. उस समय वो होप ही नहीं थी कोई भी कि दुनिया में किसी की शादी तो अच्छी चल रही हो। But 30 years to you, नहीं, kudos. that's why I started finding things to be positive about in marriage. हाँ. And then one day, because शादी तो हो ही रही थी मैं तब मेरी, I found a couple. And that couple, the way they used to respect each other, the way they used to talk to each other, the way they were so compassionate for each other. मैं उनको जानती नहीं थी वो कौन है, because मैंने उनको सिर्फ टीवी पे देखा था, मतलब इन वे मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानती थी। कौन? तो they were Dilip Kumar and Saira Banu. Oh, okay. So they were, and I saw them किसी फंक्शन में, किसी शो में, दिलीप कुमार जी चेयर पे आ रहे हैं, व्हील चेयर पे, और सायरा बैनर्जी उनको लेके आ रही हैं, और बीच बीच में दोनों बातचीत कर रहे हैं, कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो सुन रही हैं, उस पर काम कर रही हैं। एंड आई हैड 2-3 मिनट पिक्चर्स और देखी होंगी उनकी, कोई फोटो वगैरह। एंड wherever I saw deep sense of respect for each other. वो उनके बिहेवियर में, उनकी आंखों में, उनके फेस पे था उन दोनों के। आई डोंट, मैं बता रही हूँ, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ है, और मेरे वाले टाइम के वो एक्टर्स नहीं है, वो मेरे से बहुत पहले के एक्टर्स हैं। बट समथिंग शिफ्टेड इनसाइड मी कि इनके बीच में इतना बड़ा एज गैप है दोनों के बीच में, तब भी दोनों को कितना रिस्पेक्ट है आपस में, कितना एक दूसरे के लिए, मतलब एक तरह की कमिटमेंट है, डेडिकेशन है। सो दैट इज समथिंग विच मूव्ड अ लॉट इनसाइड मी, एंड आई जस्ट टुक देम एज माई आइडियल कपल। कि हमारे बीच में इज्जत, प्यार, रिस्पेक्ट ऐसी बनानी है मुझको। एंड आई वाज वेरी क्लियर व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज वेरी क्लियर कि वी बोथ आर द हैप्पीएस्ट कपल अराउंड। हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं, हम दोनों हमेशा हंसते रहते हैं, हम दोनों दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू से, आई लिटरली यूज्ड टू चैंट इट शीशे में खड़े होकर कि भाई ये दिस इज हु वी आर, वी बोथ आर। सो एवरी कपल हैव दिस पावर to first empower themselves, each one of them, अपने आप को empower करना, and once you are empowered, you can empower your spouse, you can empower your family, you can empower the society, you can empower the nation. The whole thing is there. So I think marriage is a beautiful thing. Only thing is to learn. आपकी कैसी हुई थी शादी? हिंदू? या हिंदू आपने 7 फेरे किए थे? हाँ। बताओ 7 फेरे। देखिए, हमारा जो शादी है उसके जो 7 फेरे थे वो तो पंडित जी ने करा दिए, और हम बस इसलिए ना कपड़े क्या पहनने, हमने सजना कैसे, और जो उस दिन के मजे होते हैं ना मेनली। बट ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता क्या है कि इंडियन मैरिजेस में कई बार जो पंडित हैं, आई मीन इतना हक नहीं दिया जाता कपल्स को कि वो पंडित ऑलरेडी पेरेंट्स फिक्स कर लेते हैं, वो पंडित क्या बोलने वाला है ये भी नहीं पता होता है कई बार कपल्स को, और जो बोल रहे हो तो समझ भी नहीं आता है। एंड पेरेंट्स आर लाइक वो कर रहा है, वो शादी करा रहा है, हमारा ट्रेडिशन है, चुपचाप बैठो करो। कई बार ये पेरेंट्स की तरफ से भी होता है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज नोटिस्ड कि हमारे ऐसा नहीं कि हमारे को शादी चलाने के लिए मैनुअल नहीं मिला है, मैनुअल मिला है, 7 फेरे मैनुअल ही है, जो उसमें हमसे प्रॉमिस लिया जाता है या बताया जाता है क्या। जो मेरी माई डॉटर इज योर एज, तो अभी उसकी शादी हुई है 3 साल पहले ना, एंड जब उनकी शादी हुई थी तो ऐसे हिंदू फेरे भी थे और सिख फेरे भी थे। सिख में आनंद कारज के फेरे। आई वॉज वेरी क्लियर, you both are not going to get married till that time you give me test of the 7 फेरास। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम दोनों खुद से पढ़ोगे, हाँ, खुद से इंडिविजुअल, मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगी मैं पूछूंगी क्वेश्चन, इसका क्या मतलब समझा, इसका क्या मतलब समझा, एंड इफ यू बोथ आर क्लियर देन आई से कि जो डेट फिक्स कर दो, अगर नहीं क्लियर दोबारा से पढ़ो। बहुत सही किया आपने। एंड सेम विद द 4 आनंद कारज फेरे, जो आनंद कारज उन्होंने दोनों शादी की थी, तो दोनों के, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, मतलब ये 2-3 दिन का ड्रामा होता है, डेस्टिनेशन एंड कपड़े एंड रील्स एंड जो भी हम पॉम्पन शो करते हैं, गुड है, वो अच्छी बात है, करनी चाहिए, बट आप एक बहुत प्यारे पवित्र रिश्ते में आने वाले हो दोनों, एंड you people are going to set a foundation of a new life further, मैंने न्यू फैमिली, न्यू लाइफ, तो आपको एटलीस्ट खुद के लिए तो पता होना चाहिए ना शादी कैसे चलानी है। हाँ। एंड सेम वे ये हमारी एक मैजिक बुक होती है। हाँ. तो दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो जो हमारे सन इन लॉ है, तो माई डॉटर, आई मेड हर क्लियर फर्स्टली एंड देन आई मेड हिम क्लियर, आप जब तक ये पूरी 33 दिन की बुक क्लियर करके असाइनमेंट्स के साथ आप क्लियर करके फिर मुझे बताओगे, मतलब मैं एग्जाम लूंगी आपका, देन ओनली आई विल सी कि आपकी शादी हो रही है। मतलब इसके बिना आई कैन नॉट अलाउ बोथ ऑफ यू टू गो फर्दर, क्योंकि ये जो शुक्राना है, ग्रैटिट्यूड है,
शादी से पहले ही माई डॉटर स्टार्टेड राइटिंग 5 gratitude फॉर हर फ्यूचर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी उनके घर में सब लोग हैं, इवन कुक, जो उनके घर में कुक और मेड है, उनके घर में जो भी लोग हैं, मतलब कि आपको ये नहीं कि मैं घर में चली जाऊंगी उसके बाद मैं सोचूंगी कि मेरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, इन लोगों के साथ मैच करेगी कि नहीं करेगी। आपको पहले से जब आपको पता आप एक नई चीज में जाने वाले हो, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के रूल ही यही होते हैं कि आप ये नहीं कि you go to the war and then prepare. No, you prepare first and then go to the war. Yeah. Life is like this only. So why are you calling marriage a war? नहीं, not a war. Everything is a war. हर जगह पे जी, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब आप जीवन जीतने तो आए हो, आप जीवन में हारने थोड़ी ना आए हो। हाँ। अब हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, डोंट यू वांट इट टू बी सक्सेसफुल? Yeah, absolutely. है ना? वॉर, वो लोगों को लगता है वॉर कहीं बाहर है, नहीं, वॉर इज इनसाइड यू। यू आर ऑलवेज इन अ वॉर। आप हमेशा एक द्वंद में जी रहे हो। आप जिस प्लैनेट पर रहते हो उस प्लैनेट का नाम है अर्थ प्लैनेट। अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। यहाँ पे हर चीज के 2 आयाम है, यानी कि जैसे अगर हाथ का ये पार्ट आप देख रहे हो तो ये भी आएगा साथ में, ये सिंगल नहीं आ सकता, हमेशा डबल डायमेंशन आएगी। जब डबल डायमेंशन आएगी तो ऑब्वियसली दोनों में से एक जीतेगा। हाँ। एक नहीं जीतेगा, तो वॉर तो है ना। फिर वॉर किसे कहते हैं? जहाँ पर 2 चीजों के बीच के अंदर कोई एक चॉइस होने वाली है, कोई एक है जो ऊपर आने वाला, नीचे आने वाला है। तो ये आप और मैं नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हो तो परमात्मा वर्सेस माया के बीच में चल ही रहा है। परमात्मा अपनी तरफ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, माया अपनी तरफ से माया मीन्स जिस धरती पे हम रहते हैं माया का रूप है। तो हम लोग सब जो यहाँ रह रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज, अगर आपके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन है तो उन दोनों के अर्धनारीश्वर में भी तो हमेशा चल रहा है, यिंग यांग में भी तो हमेशा चल रहा है। तो दिस इज ऑलवेज देयर। ये ऊपर नीचे पलड़ा चल ही रहा है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। So saying that, if you are clear that this is where you want to reach, then you will prepare accordingly, ना? एक्सपीरियंस कैसा था फिर आपकी डॉटर का जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड किए एंड देन वो उस फैमिली में गई? See, आज की डेट में she knows she is the creator. She is at the source of it. अगर उसके रिश्ते में कोई चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसने ग्रैटिट्यूड अपना करना छोड़ा है, या सोच कर, बोल कर, फील करके कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है। एंड द मोमेंट शी, बिकॉज 3 years now, and she is living in heavens right now. Heavens means बिकॉज शुरू से ही ना, पूरी प्रोसेस के स्टार्टिंग से ही हमने मैजिक बुक को फॉलो किया है। उसके अंदर लिखा होता है रिश्तों के अंदर कि जिस भी रिश्ते में, अगर 2 ही तरह के रिश्ते होते हैं, एक तो है जो आपके पास ऑलरेडी हैं, भाई जो पहले से है वो तो है ना, एक होता है आप नए रिश्ते में जा रहे हो, है ना, जैसा अभी आप अपनी बेबी के साथ एक नए रिश्ते में आए हो। तो एक तो होता है डिफॉल्ट मोड कि भाई जैसा वो बनेगा वैसा बनेगा। एक होता है यू आर एट द सोर्स कि भैया मैं बताती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो नाउ if you think you can manifest it, you will go and learn it ना, कि how to manifest those energies into the myself and other person। तो काम कैसे करना है वो पूरी एक साइंस होती है। जैसे लिखो वो गुण क्या क्या चाहिए, तो she wrote everything। इवन क्योंकि अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज तो थी नहीं, तो मतलब उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी लुक्स कैसी होनी चाहिए, कितना उसकी फाइनेंसेस, कहाँ घूमना फिरना, खाना पीना, इवन डांस करने के अंदर भी, मतलब शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो डांसिंग, घूमना, मतलब शी इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो और साथ में मतलब क्वालिटी टाइम बीतना चाहिए, उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बट एवर शी वॉन्टेड, शी रोट एवरीथिंग। बिकॉज हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, एंड शी हैज सीन कि उसके पापा हफ्ते में मोस्टली संडे को फ्री ज़्यादा होते थे, बाकी टाइम बिजी रहते थे। शी डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ लाइक, उसको था कि कमाए बहुत अच्छा, पर हम लोग अक्सर पार्टी करें, घूमने फिरने जाएं, आउट ऑफ स्टेशंस जाएं। एंड शी रोट एवरीथिंग, and today she is doing more than 1 or 2 holidays every month। Wow, that's great। every month। कई बार बोलती हूँ, फोन करती हूँ मैं सुबह सुबह, कहाँ मम्मी सॉरी हम ना जयपुर निकल गए हैं, मम्मा सॉरी हम गोवा में बैठे हैं, मम्मा सॉरी हम बाली चले गए हैं। मतलब उनका यूं मन उठता है कि मतलब जहाँ जहाँ पे वीजा की जरूरत नहीं पड़ती वहां तो कभी भी पासपोर्ट लेकर दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो लाइक दिस इज व्हाट शी मैनिफेस्टेड फॉर हरसेल्फ। एंड देन जैसे कि उसको ये था कि हम पूरा घर हमेशा खुशियों में रहे, या घर मुझे कभी खाना ना बनाना पड़े, मेरे को कोई काम नहीं करना। तो वो बैठी रहती है, अपना काम जो करती है वो करती है, बाकी सारा काम बाकी वाले लोग करते हैं। व्हाटएवर शी वांटेड, एंड शी वांटेड वन मेजर थिंग, क्योंकि हमारे मोस्टली सेशंस ना अमृत वेले में होते हैं, मॉर्निंग में 4 o'clock स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं।
एंड शी इज़ वन ऑफ द की स्पीकर, जो सारे सेशंस को मेनली वो करती है कंडक्ट। तो उसको ये था कि मैं पार्टी वार्टी तो करना चाहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ऐसे हों जो मेरे को सुबह 5-6 बजे मैं उठती हूँ और या काम करती हूँ, तो वो मेरे को सपोर्ट करे, या घर वाले भी सपोर्ट करे। एंड टुडे उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स को उसके हस्बैंड 5 बजे के सेशंस लेते हैं। मतलब ही वॉज अ टोटली पार्टी एनिमल, मतलब यहीं साउथ हिक्स में रहते हैं, तो मतलब पूरा DPS पास आउट है, पूरा पार्टी एनिमल थे, हुक्का शुक्का ये सब कुछ करने वाले जो लड़के होते हैं, सारा टाइम यहाँ पे डोना पे पड़े, जो होते नहीं है मतलब वहीं पे जो ये पाए जाते हैं बच्चे सारे उस एरिया के अंदर, तो वो वाले सारे बच्चे जैसे होते थे यंगस्टर्स सारे। एंड वो बंदा जो मतलब ऐसे जिंदगी जिए, रात को 2-2 बजे घर वापस आ रहा है, और आज वो सुबह 5 बजे उठ के अमृत वेले में लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड से कर रहा है। तो ये मतलब ये बहुत लोग तो हैरान हो जाते हैं जो उनको पहले से जानते हैं कि ये हुआ क्या इस इंसान को। मतलब ये वो इंसान जो खाने पीने वाला, पार्टी करने वाला, दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे मतलब जैसे भी वो पहले थे, और आज की डेट में वो लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके साथ जो भी मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोग। दिस इज टोटली हर मैनिफेस्टेशन। मतलब वो उनके माँ बाप भी ये कहते हैं तो उस लड़की ने इसको बना दिया जो बनाना है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी जब खाली होती है ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर देती है। मतलब अपने हस्बैंड को क्या चाहती है उनसे वो लिखना शुरू कर देती है। स्लोली ही शोज अप लाइक दैट। 28 डेज तक कंटिन्यूसली करना है। एंड कुछ लोग 15 दिन में ही रुक जाते हैं, कुछ लोग 20 दिन में ही रुक जाते हैं, लाइफ टेक्स ओवर। तो हाउ टू मेक श्योर कि लोग 28 डेज तक पहले तो ये ग्रैटिट्यूड करें, और अगर 28 डेज तक ग्रैटिट्यूड उन्होंने मैजिक बुक के थ्रू कर भी ली तो अपने लाइफ में कैसे उसको बरकरार रखें, ये कैसे पॉसिबल? दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो आप बोल रहे हो ना। हाँ. काफी लोगों के साथ ये ब्रेकडाउन मेरे साथ भी हुआ था। पहले जब मेरी लाइफ में मैजिक बुक 2-3 दिन पढ़ी फिर छोड़ दी मैंने, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। ये नंबर 1 तो पढ़ने की बुक नहीं है, ये करने की बुक है। इसमें हर चैप्टर के बाद ना असाइनमेंट्स होते हैं, और वो असाइनमेंट आपको करने होता है रिटर्न में। हाँ. तो आप ये समझिए अगर हम अच्छा इसका एक जो मुझे समझ आया था उस टाइम पर, अपने आप करने में तो रह जाती है। जब हम ग्रुप में शुरू करते हैं ना, जैसे कि 4 लोग मिलके शुरू कर लेते हैं, जैसे हमारा क्या है शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को ग्रुप स्टडी स्टार्ट होती है। इट इज फ्री फॉर ऑल, तो कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से लोग ज्वाइन करते हैं। जूम पे भी चलते हैं सेशन, यूट्यूब लाइव पे भी चलते हैं। नाउ सेइंग दैट, आप जब आपको पता है 15 तारीख जैसे भी आ ही रही, आई थिंक परसों कल है ना 15 है ना, तो कल 3 सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइमिंग वगैरह सब आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। हाँ. तो फॉर एग्जाम्पल सुबह मॉर्निंग 7:30 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 28 है, पर इस पे 0 चैप्टर को, जो 0 मतलब जिसका नंबर अभी डला नहीं, उसको भी करने में 3 दिन लगते हैं। तो टोटल करके 33 दिन लग जाते हैं इस पूरी बुक में। और 33 दिन तक आपको अपने आप को कमिटमेंट देनी होती है कि मैं रोज सेशन में आऊँगा और रोज असाइनमेंट्स करूँगा। क्यों? अगर आपके जीवन में कोई भी सपने हैं जो आप सच में प्राप्त करना चाहते हो, जो आपके हो सकता है फाइनेंसेस में हो, रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, करियर में हो, जो भी है, पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सपने हैं क्या, आप चाहते क्या हो, जो सच में आपकी इच्छा है। और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी चाहिए होती है जो आपके अंदर ही बनती है। उस एनर्जी को आप ये नहीं कि आज बनाया कल छोड़ दिया, परसों बनाया कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं बनती। आप कोई भी जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के अंदर आपको निरंतरता चाहिए होती है, लगातारपन चाहिए होता है। तो 33 दिन, जैसे चिल्लिया सुना होगा आपने कभी, सुना कभी गुरुद्वारे का, मंदिर का लोग 40 दिन का चालीसा रखते हैं, चिल्लिया। इट्स अ काइंड ऑफ चिल्लिया। आपको वो 33 दिन आना ही होगा। आप बीमार हो, शादी में हो, पार्टी में हो, डजंट मैटर, आपको वो चाहे आप दिन, मतलब ये कि आप सुबह 7:30 नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डेड सेशन 12 बजे कर लो, हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस दे देते हैं। सब कुछ फ्री है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। तो 12 बजे चलो आपने 1 घंटा अपना पूरा पढ़ लिया, असाइनमेंट कर लिया, इट्स ओके। टाइमिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पर आप स्किप नहीं कर सकते एक भी दिन। फिर ये जादू नहीं होता तो है लोग, पर स्लो हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। तो ये आपने सच बात बोली है। कई लोग इसको शुरू करते हैं, अपने आप से कर नहीं पाते, तभी उनको फिर वो चमत्कार दिखते ही नहीं उनकी लाइफ में, क्योंकि मोमेंटम ही सेट नहीं हुआ होता ना। तो वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, असाइनमेंट्स भी करने। तो 33 दिन हमने कर लिया, उसके बाद उनको रिजल्ट्स देखना शुरू हुआ, जैसे उन्होंने जल्दी हो जाते, 33 दिन से पहले ही हो जाते हैं। हाँ, मतलब आपकी जिंदगी में पॉजिटिव जो आपने लिस्ट बनाई, 0 चैप्टर में ना आप लिस्ट बनाओगे, व्हाट डू यू वांट, तो आपने बना दी लिस्ट, उसके बाद तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे ले जाएगा आपको। हाँ, वो मैं समझ गई। मेरा ये सवाल था कि हमने 33 दिन तक कंटिन्यू कर लिया, बट
आपको नहीं लगता कि बस 33 दिन कर लिया और उसके बाद बाकी के साल हाँ, बचे छोड़ हुए, दोगे तो गया फिर से फिर रिजल्ट। हाँ, तो वो कैसे हाँ, कंटिन्यू ये रखना है, देखो, it's क्योंकि not like 33 कि दिन तक की कमिटमेंट एक इंसान दे सकता है। 33 दिन तो आप सीख रहे हो। हाँ, आपने जैसे अगर सपोज मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी आज मेरा ब्रेक चल रहा है इस समय फॉर एग्जांपल, पर मैं जैसे ही आई कमरे के अंदर, यहाँ पे नीचे आई, मैं सोफे पे बैठी, तो इस बुक से सीखा है मैंने सब कुछ। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोफा जिसमें इतनी कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एसी जो इतनी गर्मी में मेरे को अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। फिर फैन चला, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फैन जिससे इंस्टेंटली मेरे को बहुत अच्छा कोजी फील कराया। आई एम ग्रेटफुल टू यू जो आप इस टाइम पर स्पेशली अपना टाइम निकाल के आए हो पॉडकास्ट। तो धीरे धीरे ना, इट्स नॉट अबाउट बुक, इट्स अबाउट योर हैबिट। यू बिकम ग्रेटफुल पर्सन। और वो ऐसे मेरे कहने से नहीं आएगी, वो आपको प्रैक्टिस करने से आती है। और ये जरूर है जो आपने बात बोली है, सच है। क्या होता है, जब तक हम बुक करते हैं हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। उसकी वजह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट कर देते हैं। उसकी वजह से जो पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में वो हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। रूल क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं इस समय नेगेटिव एनर्जी में हूं तो मैं अपने जीवन में नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी में हूं तो मैं पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करूंगी। आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू। वो ये कि मैंने ये बुक आई थिंक 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश की है, एंड 33 दिन तक तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाया है। और फिर मैं कई बार उसको 4 बार पढ़ने की कोशिश की और मैं उसके बाद भूल चुकी हूँ उसके बारे में। और फिर अब मेरे पास भी ये किताब है एंड मुझे पता है कि इन माई माइंड आई हैव टू गो बैक एंड डू इट। रिजल्ट्स फिर भी मैंने कुछ ना कुछ देखे हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा ये भी लगा कि जब मैंने कंटिन्यूसली 10 डेज तक किया तो आई फेल्ट कि नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है। ऐसा होता है क्या कि जब आप असाइनमेंट्स करते थे? हाँ, असाइनमेंट्स कर रही थी। कॉपी बनाई थी? हाँ, कॉपी बनाई थी। मैजिक रॉक दिखाओ अपना। मैजिक रॉक भी मैंने कई बार रखा अपने पास, एंड ऑफ कोर्स मैजिक रॉक को पकड़ के हमें एवरी नाइट ग्रैटिट्यूड बोलना पड़ता है, वो एक चीज़ जो पूरे दिन में आपके साथ अच्छी हुई है। तो ये मैजिक रॉक पे भी मैं बार बार जाती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रॉपरली तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट 10 डेज में ये हुआ कि मैंने चलिए 10 डेज ही रेगुलरली की, तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा होने लगी। वो तो अब ना भी करते बुक तब भी होती। अच्छा, उसको बुक में क्या लेना देना। अच्छा, बुक कुछ नहीं कर रही है। बुक तो आपको ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है। भाई आप पैसों की दुनिया में वैसे पैसे के लेन देन कर रहे हो, कह रही है कि थैंक यू बोल लो साथ में। तो लोगों को कई बार क्या होता है कि ये नहीं कि आप कोई बुक करोगे तो नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, वो तो वैसे भी आनी थी। हाँ, परंतु बुक जब आप कर रहे हो उस टाइम पे आपने नोटिस कर ली होगी उस टाइम के ऊपर। हाँ, नोटिस ये की कि अरे यार मैंने तो मतलब मैजिक फॉलो किया और ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इज़ व्हाट इज़ रनिंग इन माय हेड। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो नेगेटिविटी है ना, ये भी इक्वली बढ़ रही है। हमेशा ही रहती है। मेरे को करते हुए 6 साल हो गए। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कभी कोई नेगेटिव नहीं होता हमारे साथ। अच्छा, या कोई बोलता नहीं हमें, ये थोड़ी ना दुनिया संत बन गई है। हाँ, या दुनिया के अंदर सतयुग आ गया, ये कुछ नहीं होता। पीपल आर द वे पीपल आर। बट ऑब्वियसली मेरे को ये हो गया कि हाँ, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन ज्यादा है। सब मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। सिमिलरली ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता है या हमारे में नेगेटिविटी नहीं है, पर पहले अगर मेरे को दिन में 10 बार गुस्सा आता था, अब 2 बार आता है। 8 बार का फर्क है। पर मैं बोलूंगी कि बिल्कुल ही मैं साधु बन गई हूँ। भाई ये शुक्राना सिखा रही है। शुक्राना सीखते 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 आपकी एनर्जी पॉजिटिव तो हो रही है, पर नेगेटिव भी कुछ तो कुछ अंदर है ना। सेकेंडली, जो हम कर रहे हैं तो अब इस समय कर रहे हैं, पर जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हमारे पिछले कर्मों का फल है। अच्छा, 2 चीजें होती है ना, एक कहते हैं एक्शन, हाँ, एक होता है जो मिल रहा है आपको, है ना। तो जो अभी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो अभी कर रहे हो, तो अभी बीज बो रहे हो, इसका फल तो आपको आगे मिलेंगे, है ना। और अभी आपको फल मिल रहे हैं वो तो पिछले वाले बीज बोए थे जो उनके मिल रहे हैं ना, है ना। प्लांट को सीडिंग करने में और प्लांटिंग करने में टाइम तो लगता है, तो जो फल मिल रहे हैं वो तो पहले कभी कुछ बोला होगा, किया होगा, जिसका आपको फल मिला। तो कई बार लोग करते हैं ऐसे 5-6 महीने का, साल हो गया, उसके बाद कोई मिसहैप हो जाता है, बैड हैपनिंग हो जाती है। मैं तो बड़ा शुक्राना करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। भाई शुक्राना आप दिन में 10 मिनट करते हो, 2 घंटे करते हो, बाकी 22 घंटे तो आप सिर्फ क्रोध, गुस्सा, चिंता, जेलसी, इरिटेशन, जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो भी तो करते हो ना। आप नेगेटिव, अगर आप बबूल के बीज बोगे तो बबूल ही तो मिलेगा, आम के बीज बोगे तो आम मिलेगा।
पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको बबूल या नीम कम खाने को मिले और आम ही ज़्यादा मिले, तो फिर बैठो 20 घंटे करो ग्रेटिट्यूड। कोई बहुत पेन में है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सनल लॉस, आपके फैमिली में किसी का लॉस आपने देखा, और यू आर गोइंग थ्रू अ रिलेशनशिप क्राइसिस जैसे डिवोर्स, तो कैसे हम डील कर सकते हैं इन सब से? चाहते क्या हो ना, फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल to get over the pain, because Pain of what? pain of losing someone, losing your near or dear one, somebody जिनकी डेथ हो गई। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हर कोई अपनी अपनी जर्नी में है ना, और जो जर्नी में आप हो वो अपनी जर्नी में है। जब तक आपका कोई कार्मिक लेन देन है आप एक दूसरे के साथ रहोगे। अब बार बार एक दूसरे के एनकाउंटर में आओगे, क्योंकि कार्मिक लेन देन है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। जब आपके साथ उसका कार्मिक लेन देन खत्म हो जाता है, द पर्सन, जैसे भी कई बार लोग जैसे इंडिया में रहते हैं तो कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो भी एक दूरी होती है ना, तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि उनके आपके साथ जितना लेना देना था वो एक लिमिट तक कंप्लीट हो गया है। अब उनका किसी और से लेना देना होगा, अब वो वहाँ चले गए हैं, है ना। दुनिया में जितने भी रिश्ते बन रहे हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब कुछ कार्मिक सर्कल्स के अंदर हो रहा है। तो नंबर एक तो ये समझना है कि जो हमारे ऑब्वियसली जिसके साथ ये होता है, the pain the person is going through, I'm not justifying it, first of all. I really have compassion because it's not easy to go through, because हमें ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि क्या करना है, कैसे करना है, and the person is totally going through the turmoil and so much of pain, है ना। तो first of all have compassion that the person is going through. सेकेंड थिंग इज कि अगर आप सोचो आप भी पेन में हो और आप उस सोल को, जो भी वो दूसरी सोल थी, उसको याद कर करके आप और दुखी हो रहे हो, तो एट द लेवल ऑफ फीलिंग और एट द लेवल ऑफ एनर्जी व्हाट यू आर गिविंग टू दैट सोल, नेगेटिव एनर्जी है ना। आप दुख हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे छोड़ के क्यों चले गए, है ना। समवेयर यू आर कंप्लेनिंग ऑल्सो, छोड़ के क्यों चले गए तो कंप्लेन हो गई ना। नाउ अंडरस्टैंड, वो सोल इज ऑलवेज इन अ सर्कल। वो सोल जो अगली बॉडी में चली गई है, अगले जो भी उसका अगला वाला जो भी होगा ना जर्नी, उसमें चली गई है, अब वो वहां पे आगे बढ़ना चाह रही है। और आप उसको अटका के रखे पड़े हो, उसको जाने नहीं दे रहे। क्यों? आप समझ भी नहीं, मतलब कई बार मैंने लोगों को देखा है, कोई जैसे कोई हमारे साथ बैठा होता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा भी बैठा होता है, कोई बिल्कुल यंगस्टर भी है, कई बार ना जाने भी वो बंदा किसी पेन में या गवाचेपन में होता है। गवाचेपन मीन्स लॉस्ट हो आप, यू आर फीलिंग सो लोनली, यू आर फीलिंग सो नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज यू आर स्टक इन योर प्रीवियस थिंग्स। आप भी स्टक हो, पीछे वाले भी आपको रिलीज नहीं कर रहे हैं। जब हम कहते हैं पितरों की पूजा करनी, कभी आपने सुना होगा वर्ड, है ना, उसका क्या मतलब होता है? पितरों ने जो हमारे साथ अच्छा किया, हमारे लिए कुछ भी एक दो चीजें जो भी उन्होंने अच्छा, उनको याद करके उनको थैंक यू बोलो। आप समझिए जैसे कि कोई चला गया आगे, सपोज 8 साल हो गए, चले गए, टाइम हो जाता है, जैसे मेरी मम्मी हो गए वो 10 साल हो गए फॉर एग्जाम्पल। अब मैं जब भी मम्मी कोई, जैसे कोई लोग होते हैं इतने सालों बाद भी परेशान हो रहे होते हैं, हाय मम्मी जो क्यों चली गई, मम्मी छोड़ के चली गई। आई ऑलवेज फील कि मम्मा जहाँ भी गई हैं शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी जॉयफुल। वो जहाँ पे भी अपनी जर्नी में आगे गई हैं वो वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हैं। जितनी बार मैं और मम्मी की किसी भी बात को याद करके, इसमें ना एक बुक होती है कमिंग आउट ऑफ योर, जो हम पेन से बाहर आने का एक चैप्टर होता है, उसमें लिखा होता है कि जैसे आप जिस भी पेन में हो, जहाँ पे भी हर्ट है, पेन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको कार्मिक सर्कल्स कंप्लीट करने हैं। 4 ही चीजें होती हैं कार्मिक सर्कल्स कंप्लीट करने के लिए। या तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने उस बंदे से शायद कुछ कहना था जिसके जो आप कह नहीं पाए, है ना, या कुछ करना था उसके लिए जो आप कर नहीं पाए, आपको लगता है काश मैंने कर दिया होता, काश मैंने कह दिया होता। तो समवेयर इन योर हार्ट यू आर फीलिंग बीइंग सॉरी और यू वांट टू अपोलोजाइज टू द पर्सन। आपने कुछ कर दिया ऐसा, या नहीं किया है, या उसने कर दिया, या उसने मतलब कुछ ना कुछ वहां पे पेंडिंग रह गया है। तो ये एक सर्कल तो होता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दूसरा होता है थैंक यू, आई लव यू। होपोनोपोनो सर्कल्स होते हैं ये वाले ना। तो थैंक यू, आई लव यू में क्या होता है, या तो आपने उस बंदे ने कुछ आपके लिए किया है और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको थैंक यू नहीं किया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, और वो अब आपके अंदर अटक गया है। या आप उसको कहना चाहते थे कि आप उसके लिए कितनी गुड फीलिंग में हो, हाउ मच यू लव दैट पर्सन, जो आप बोल नहीं पाए इसलिए आप अटक गए हो। तो नाउ करना क्या होता है? कोई बात नहीं, बिकॉज एट द लेवल ऑफ सोल वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर आप सच में दिल से कोई चीज फील करते हो ना, दिल जहाँ पे सोल रहती है वो जरूर सोल तक पहुंचती है। तो आपने बस उसकी फोटो, अगर फोटो है तो फोटो सामने रख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, सोच लो उसके बारे में, और आपने कॉपी पेन उठाना है। एंड नाउ
चुपचाप स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट सोल। उसने आपकी लाइफ आपके लिए कुछ भी अच्छा किया हो, ढूंढो क्या क्या अच्छा था। कंप्लेंट है तो कंप्लेंट की माफी मांग लो, भी मैंने आपके लिए इतनी शिकायतें पाली, उसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे माफी देने के लिए शुक्रिया। दैट वे तो आप जब थैंक यू करना शुरू करते हो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो फॉर द डिपार्टेड सोल जो आगे चले गए हैं। मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि कोई बच्चा है, छोटा 5-6 साल का बच्चा है, स्कूल में एग्जाम दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोल के लेवल पे बात कर रही हूँ। वो चुपचाप एग्जाम दे रहा है, अचानक किसी ने पीछे से बोल दिया उसको कि भैया क्यों छोड़ के चला गया मुझको, या क्यों चला गया। अब उस सोल तो सेम है जो जिससे वो बात कर रहे हैं वहां पे, वो उसका एकदम से पेंसिल से काम कर रहा होगा ना, और एग्जाम का टाइम अचानक उसकी निब टूट जाएगी, अचानक उसका काम बिगड़ जाएगा। कई बार हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं से हमें बदुआ मिली है या हमें नेगेटिव एनर्जी मिली है। अचानक आप काम कर रहे हो और आपने पीछे से वाओ आप कितने अच्छे थे, आपने मुझे कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना प्यार किया, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा साथ दिया, किसी ने उसको पॉजिटिव, वो बंदे का बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, जो हमारी लव्ड सोल्स हैं वो अपने जीवन में खुश रहें या दुखी रहें। अकॉर्डिंगली आप या तो उनका ग्रैटिट्यूड कर सकते हो या उनको सोच सोच के आप नेगेटिव हो सकते हो। इट्स अप टू अस। किसी का ब्रेकअप हो गया, काफी टाइम चला गया, लोग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई बार वो उस ब्रेकअप के बारे में सोचते रहते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। हाउ कैन पीपल गेट ओवर दीज ब्रेकअप्स? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ह्यूमन लाइफ मिली है इंसान को, उसको पता होना चाहिए ये कितनी इम्पोर्टेंट लाइफ है। मतलब जानवरों के पास नहीं है, पंछियों के पास नहीं है, आपके पास है ना। एंड यू आर नॉट, मैं तो कई बार देखती हूँ कि हर किसी का सेम पर्पस ऑफ लाइफ कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारा फिंगरप्रिंट आपका और मेरा सेम नहीं है ना। तो आपका और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ भी सेम नहीं है। अब पर्पस ऑफ लाइफ सेम नहीं है अगर हम दोनों का, सबका अलग अलग होता है जो भी होता है, तो फिर हम काम सेम सेम क्यों कर रहे हैं सारे। सभी लोग शादी करने में होड़ में लगे हैं, सभी लोग बच्चे पैदा करने के होड़ में लगे हैं आजकल। आप समझिए ना, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल राज शमानी का पर्पस ऑफ लाइफ है पॉडकास्टिंग, और वो अपने पैशन से कर रहा है, अपने जॉय से कर रहा है, जहां तक वो पहुंच गया है ऑब्वियसली जॉय से ही पहुंचा है वहां पर, है ना। वो कोई तिगड़म नहीं लड़ा रहा, वो उसका पैशन है, पैशन से आप वहां तक पहुंचे हो। अब बाकी सब लोग कहें कि भैया हमें भी यही काम करना है, तो भैया वो पर्पस ऑफ लाइफ तो उसी का ही था ना, जिसकी वजह से उसको वो जो भी सफलता मिली उसके अंदर वो आगे बढ़ रहा है। तो लोग कई बार अपना पर्पस ऑफ लाइफ फॉलो करने या ढूंढने के बजाय औरों को फॉलो करने लग जाते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज जो बहुत मेजर होती है कई बार, मतलब देखो जिसको हम कहते हैं भेड़ चाल, है ना। भेड़ चाल में आगे बढ़ते 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 बढ़ते, तो अब जो आपका क्वेश्चन है, अब अगर इससे रिलेट करूं अलग आंसर आएगा कि हर किसी का पर्पस ऑफ लाइफ अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी को अपनी जर्नी के ऊपर काम करने के लिए अपनी अपनी एनर्जी के ऊपर आगे चलना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आर यू बोर्न ऑन दिस प्लैनेट टू फेल इनटू सम आशिकीज़? अगर ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता तो आप ही होते इकलौते जो आशिकी में होते, पर यहाँ तो हर ये मैं क्या बोलूं, ये बीमारी तो सबको लगी हुई है। तो समझने वाली बात ये है कि भैया जो ये सबके साथ हो रहा है, तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ तो है नहीं, नंबर 1, है ना। फिर भी अब आप पढ़ गए तो क्या कर सकते हैं, पढ़ गए, अब पढ़ गए तो आपका एक इमोशन या पार्ट उसके साथ अटक जाएगा, क्योंकि फीलिंग और इमोशंस की चीज है ना। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन ये होता है, चाहते क्या हो, बाहर आना है, या आपके जो एक सोल तो नहीं कह सकते, इमोशन का या माइंड का जो पार्ट वहां अटक गया वहां अटका के छोड़ना है। हुक हो जाता है, जैसे समझते हैं आप, जैसे एक नदी में बह रहे हैं और कहीं पे आपने एक हुक कर दिया, अब आप वहां अटक जाओगे, अब बह नहीं रहे हो फ्लो के साथ। लाइफ इज गोइंग ऑन बट यू आर स्टक, है ना। अब आपने अनहुक करना है क्या, क्वेश्चन ये होता है। कई लोग नहीं चाहते अनहुक, वो 20-30 साल बाद भी अटके हुए हैं। I used to have a boyfriend in school. Yes, मैं लगती नहीं हूँ पर so लग नहीं रही आपको। That was very candid of you, by the way. हाँ, लग नहीं रही ना। मतलब I had a boyfriend in school and 12th class में, and we were together from like 5th class से। और हमें लगता था कि हम we are made for each other, और हमें लगता था हम तो एकदम शादी होगी हमारी। क्योंकि and he was very supportive and very handsome and very good person, very noble person, और लगता था कि हमारी शादी हो जाएगी, you know। बट आफ्टर आप जब 12th में होते हो तब तक तो स्कूल में ही होते हो, बट व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज तो वो भी कॉलेज में आया, मैं भी कॉलेज में आई, तो यू नो एंड दोस टाइम्स, एंड वो बड़ा हो गया एकदम से। लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं, आजकल वैसे लड़कियां भी हो जाती हैं, हमारे टाइम में लड़के जल्दी होते थे। अब उसको ये हुआ कि भाई अब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कहा भाई हम फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके फ्रेंड्स हैं, और एक दिन अगर हमारी शादी होगी तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन पाएंगे, पर अभी नहीं है हम। क्योंकि मेरे को लगता था
कि मम्मी पापा बिकॉज दे हैड अ गुड रेपुटेशन, और मुझे लगता था कि अगर मम्मी पापा को पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है या किसी ने बता दिया पड़ोसी वड़ोसी ने, तो उनकी इज्जत में इजाफा तो नहीं होने वाला, कुछ गड़बड़ी होएगी वहां पर। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मम्मी पापा ने बहुत बिलीफ रखा हुआ था, मतलब होता है ना घर की बड़ी लड़की हो, और वो काफी मेरे को छूट भी दी हुई थी। तो मुझे लगता था कि यार कुछ भी ऐसा ना करो कि कल को कहेंगे कि तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। तो आई हैव अ फीलिंग फॉर यू and we will certainly get married if we go further, but ये तू सोचे कि मैं तेरे साथ बाइक पे बैठ के घूमूं या तेरे साथ डेट पे जाऊं, और कोई लोग, मतलब उस जमाने की बात है ना, 30 साल पहले की। तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता है ना, लेट्स बी फ्रेंड ओनली टिल दैट टाइम वी रियली ग्रो अप टुगेदर। बट उसको बड़ी जल्दी थी बड़ा होने की, उसको था कि घूमना है फिरना है डेट पे जाना है, वो वेट नहीं कर पाया मेरी। मतलब मैं था कि वेट कर ले शादी तक, वो नहीं वेट कर पाया। तो मैंने कहा भाई तू खुश, हम अपनी जगह खुश, क्या कर सकते हो, नई गर्लफ्रेंड मिल गई जो घूम फिर सकती थी। तो मैंने तो खुश रहे भाई, मैंने आई मेड अ चॉइस ना कि मेरे लिए क्या जरूरी है। मतलब from 5th standard till 12th we were together in school, and we had a very good connection together. So फर्स्ट लव को भूलना भी तो बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, या बोल लो डिफिकल्ट होता है। अच्छा, मैं बता रही हूँ, आप 2-3 दिन जगजीत, आपके जमाने में क्या सुनते हैं आजकल, हमारे जमाने में जगजीत सिंह सुना जाता था। जब आपका ब्रेकअप हो गया, मतलब वो वाले गाने नहीं होते हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम चले गए तो याद आओगे, पता नहीं ऐसे ऐसे गाने। जगजीत सिंह वाज द पायनियर, जिसका दिल टूटेगा वो जगजीत सिंग सुनेगा, ये मतलब रिचुअल थी उस टाइम के ऊपर। तो सुने हमने 2-3 दिन सुने, बड़े टसुए बहाए, बड़े रोए पिटे, उसके बाद जो भी लाइफ हैज टू बी द वे लाइफ इज। तो लगा कि ये तो धोखा हो गया हमारे साथ यार, हम तो इतने पुराने फ्रेंड्स थे, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, हम तो एक इकट्ठे बैठ के पप्पू कोलंबस के ऊपर झूले खाते थे। अप्पू को रोते थे उस जमाने के अंदर। तो यार ये तो ठीक नहीं किया इन्होंने हमारे साथ, कि मतलब ये क्या, थोड़ा वेट कर लेते हैं हमारा, इतने भी बुरे नहीं है कि वेट ना कर पाए हमारे लिए। तो पर जो भी हालात थे वगैरह वगैरह थे, आई मेड अ चॉइस। चॉइस क्या होती है, अगर आप पीछे हुक हो गए ना तो आप हुक हो जाओगे। अगर आप कंप्लेंट में चले गए अपने माता पिता के लिए, हालात के लिए, सोसाइटी के लिए, उस इंसान के लिए, आप कभी भी अनहुक नहीं हो पाओगे। ओनली थिंग आई रिमेंबर वाज ही वाज राइट एट हिज पॉइंट। मैंने कभी उसको गलत नहीं बनाया, मैंने हमेशा बोला आई एम ग्रेटफुल यू केम इनटू माय लाइफ लाइक अ फ्रेश एयर, because and you were always there. I'm grateful you were great as a friend, you were great, a respectful friend, you never took any wrong. होता है ना, मतलब इतने साल हम इकट्ठे रहे, इतने साल हम घूमे फिरे भी, जब स्कूल के पिकनिक्स होती थी, बट ही वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। सो बट आई यूज टू रियली राइट डाउन कि आई एम सो ग्रेटफुल आई हैड अ फ्रेंड लाइक यू इन माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल यू चोज टू हैव अनदर गर्ल इन योर लाइफ हु इज सो रिस्पेक्टफुल टू यू। मतलब जहाँ पे भी उसकी नई फ्रेंडशिप हुई थी, तो आई वॉज ऑलवेज हैप्पी फॉर हिम। आप उसी वक्त से ग्रेटिट्यूड कर रहे थे? मेरे को तब भी ये लगा कि क्यों किसी के बारे में बुरा सोचना, ये तो मेरे लाइफ में बुक आ गई तो मैं लोगों को बता पाती हूँ। अच्छा, उस समय भी मैं जगजीत सिंह भी सुन रही थी, तो मेरे को ये था कि चलो जो उसके लिए भला है वो उसका भला होगा, जो मेरे लिए भला है वो मेरा भला होगा। तो मतलब ये नहीं था कि कोई मन में कोई ग्रज रह गया या बुरा लग गया किसी के लिए कि मम्मी पापा स्ट्रिक्ट क्यों हैं या वो क्यों नहीं वेट करा। आई थिंक अगर आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर रोशनी लाना चाहते हो, एंड टुडे वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओह दैट्स इवन बेटर। हाँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं उसको। हम मिलते हैं कई बार, हमारे फंक्शंस में आते हैं वो। मतलब दे नो, ही नो कि हाँ ये है वो। अच्छा, ओह दैट्स ग्रेट। सी लाइफ में ऑथेंटिसिटी नीड्स टू बी देयर, एंड आई एम वेरी क्लियर, अगर जीना है तो ऑथेंटिसिटी के साथ जियो, नहीं तो छुप छुप के क्या, मतलब अपने आप को भी आप अंदर से टॉक्सिक कर दोगे। So true. तो दैट वे, मतलब माय हस्बैंड इज वेरी क्लियर कि व्हाटएवर यू से यू स्पीक इट सो ऑनेस्टी के साथ एंड ट्रूथफुली बोलती है। तो भाई मेरा बचपन से था फ्रेंड। आपके बच्चों का क्या रिएक्शन है इस कहानी पे? कहानी पे क्या, वो जानते हैं, फेसबुक पे फोटो डालती हैं हमारी, तो वो जानते हैं मम्मी का एक्स बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड नहीं था वो, मेरा एक्स गुड फ्रेंड था। एक्स गुड फ्रेंड, हाँ, मतलब बट जो वन ऑफ द गुड मतलब कंटेस्टेंट्स में था कि उससे शादी हो सकती थी मेरी। दैट वे। तो मेरे बच्चे का मेरा जमात जानता है, उसका नाम जानता है वो तो। नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप अपनी ऑनेस्टी के साथ जीते हो। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो ना, तो लोग आपकी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करते हैं। पर आप खुद के साथ ही अगर डुअलिटी में जी रहे हो तो फिर दुनिया क्या कर सकती है उसमें। आई थिंक बीइंग राइटिंग डाउन ग्रैटिट्यूड, ये नहीं, मेरा तो अभी आई वोंट से अफेयर, बट कुछ साल पहले कोई हमारे मेंटोर थे, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, एंड ही वाज सच अ ग्रेट मार्गदर्शक या जो भी समझ लो। मैं तो उनके साथ भी फॉल इन लव हो गई थी फिर से। मतलब लाइफ में दूसरी बार।
आफ्टर गेटिंग मैरिड? 12 साल पहले। ओह वाओ। हाँ। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम। And then what was your husband's reaction? वो कहता इवन आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम। बिकॉज वो उनके भी मेंटर थे। Oh God. उनके भी कोच थे, तो मतलब हम दोनों के सेम ही कोच थे। जिस भी कोचिंग को हम ले रहे थे, तो कहता है मुझे भी फीलिंग आती है कि लाइक ही इज लाइक दिस एंड दैट एंड ही इज सो गुड, ही इज लाइक गॉड टू मी। तो मैंने कहा सेम, मुझे भी फीलिंग आ रही है। बट आप वाली फीलिंग को लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो स्टूडेंट है, मेरी वाली फीलिंग को बोलेंगे अफेयर चल रहा है। हाँ। नहीं, nothing like that, but I had a very good feeling for, and I got stuck, जो आप बोल रहे हो ना, sometimes you get stuck due to your emotions and your mindset. And then I started writing gratitude for him again, like how much he has contributed to me, my life, my business through his coachings. आपने मूवी नहीं देखी वो शाहरुख खान वाली डियर जिंदगी? हाँ देखिए, है ना, उसमें वो आलिया भट्ट और शाहरुख खान, तो वो शाहरुख खान उसको कोच करता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो एंड में आलिया भट्ट उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, जबकि वो नहीं पड़ा होता। वही केस, सेम केस मेरा था। ओके। मैं पड़ गई थी, वो नहीं पड़े थे। तो एंड दिस इज हाउ द ग्रेट कोचेस आर, दे ट्रेन्ड यू टू बी एट यू, आप अपने आप में। उन्होंने इतना एम्पावर किया मुझको कि आज मैं करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी में पावर लाने की सोर्स बन पाई। This is the bigness that he gave to me. बट ये ऐसा होता क्यों है कि अक्सर जो लोग आपको पावरफुल बनाना चाह रहे हैं या आपको आपके पर्सनल जर्नी में हेल्प करना चाह रहे हैं, उन्हीं से आप प्यार में पड़ जाते हैं? क्योंकि देखिए, प्यार किसे कहते हैं? लव इज गुड फीलिंग। जब तक आप गुड फीलिंग में हो, आपको प्यार का एहसास होता है। प्यार कुछ नहीं है, प्यार कोई वो इलू इलू वाला प्यार नहीं होता। उसको अगर आप कभी किसी के लिए फिजिकली इन्फैचुएट हो रहे हो, दैट इज फिजिकल इन्फैचुएशन, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट कहते हैं उसको प्यार नहीं कहते हैं। लव है, लस्ट है। तो लव, लस्ट, सेक्स, इंटीमेसी, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। तो लव को समझने के लिए लव किसे कहते हैं? जब आप किसी के बारे में सोचो, किसी के बारे में फील करो, किसी के बारे में बात करो, और आप हमेशा ही पॉजिटिविटी में हो, हमेशा गुड फीलिंग में। जब तक आप उस इंसान के लिए गुड फीलिंग में हो, पॉजिटिविटी में हो, आप लव में हो। जिस दिन वहां नेगेटिविटी आ गई, लव डिसअपीयर्स। तो लव बहुत शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। और मेरे को नहीं लगता हम लोग इंसान जो कर रहे हैं वो लव है, वो कुछ ना कुछ सेल्फिश एंगल होता है उसमें। लव किसे कहते हैं कि अगला बंदा चाहे तुम्हें थप्पड़ मार दे, जैसे राधा नहीं थी, राधा कृष्णा, राधा वाज अ काइंड ऑफ लव, कि दूसरा तुम्हें मिले ना मिले तब भी तुम उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा उसके बारे में जब भी सोचते हो तो गुड फीलिंग ही सोचते हो, मतलब पॉजिटिव वाली। अगर वो आपके साथ जैसा मर्जी हो, जैसे बच्चा, माँ बोलती है मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, हाँ, तो यू फील गुड फीलिंग अबाउट दैट। अब बच्चा तुम्हारे को 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दे, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दे, तुम्हें बेइज्जती कर दे, बच्चा जो भी बड़ा होकर, अब तुम प्यार में मतलब उसको एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज को? नहीं, यू मे से ओ इट्स इंसल्टेड मी, है ना। तो प्यार वो वाला एक स्टेट ऑफ बीइंग होती है जो आपको बिल्कुल पॉजिटिव गुड फीलिंग में रखता है। एंड हम जो कर रहे होते हैं उसमें तो हमेशा अप डाउन चलता ही रहता है। इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में आजकल कौन सा प्यार है? आप देखो, आप अगर किसी प्यार में हो, आज सिचुएशनशिप है ना, मुझे नहीं पता वो क्या है, पर अगर बंदा आपका फोन ना उठाए, किसी और लड़की के साथ घूमता हो दिख गया, आप तब भी गुड फीलिंग में हो। मतलब देखो ना, राधा, वो कृष्णा की जितनी मर्जी शादियां हो रही हैं, जितनी मर्जी बीवियां बन रही है, वो तो कृष्णा 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 कर रही है। मतलब फिर भी मैं कहती हूँ शुक्र है कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लव का हमें कहीं देखने को मिलता है ना, कि आपका फोन नहीं उठाया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आपके बजाय आपकी बाकी फ्रेंड्स की फोटो पे जाके लाइक मार आया, आपको लाइक ही नहीं दिया। बट एवर यू से, हाँ, वो कुछ भी कर ले, मतलब आपको 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दे, तब भी आप उसको कहो वाओ गुड फीलिंग। So I think if you are in that kind of level, then the love can be tasted. तो वो अलग दुनिया होती है, लव उसे कहते हैं। उसके नीचे वाला जो भी है वो क्या नाम है, आप देखो यार, जो आपने वर्ड्स बोले शायद वो हो सकता है। पर आई थिंक इस तरीके का लव आई थिंक अपने बच्चे के लिए हो सकता है। नहीं, बच्चे के लिए भी नहीं। अगर बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो पढ़ ना पढ़, तो चल ना चल, तो बोल चाहे ना बोल, आई एम इन गुड फीलिंग। आपको चिंता पड़ जाएगी अगर वो बोला नहीं, चला नहीं, तो आपको है चल नहीं रहा मेरा बच्चा, है स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप आ गए ना बैड फीलिंग में बच्चे के लिए। तो मतलब लव इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुड फीलिंग, जिसको हम कहते हैं ना प्यार, प्रेम। एक ना गुरबानी में आता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो मतलब जो प्रेम में रहता है वही परमात्मा तक पहुंच सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का वसीला प्रेम मीन्स गुड फीलिंग, पॉजिटिविटी। उसी तक पहुंचने के लिए ग्रैटिट्यूड इज द ओनली पाथवे। Thank you so much, Ashmin ji. I think
ये काफ़ी आई ओपनिंग था बिकॉज आई हैव रेड द बुक, बट उसको अपने लाइफ में कैसे डालना है। वो आप हमारे साथ ही करोगे। आप 15 तारीख से आ रहे हो हमारे हमारे सेशन में, सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना आप Done. ऑनलाइन। कल ही I'll give you the Zoom link. Okay, great. I'm coming for Thank sure. you. Thank you so much for your time. Thank you very much for really watching a beautiful vision for yourself and others and fulfilling it through the practice of gratitude. Thank you very much. Thank you.